द डबल चाइनीज़ ड्रामा एपिसोड 1 की शुरुआत में दिखाया जाता है। यहाँ पे एक लड़की होती है जिसका नाम होता है शू फंगफे। वो यहाँ पे भाग रही होती है किसी से छुप के। तभी वहाँ पे दिखाया जाता है कि वो एक पर्सन को किस कर देती है। तभी उसकी एकदम से आंखें खुलती है। वो एक सपना होता है। तभी वो देखती है कि उसके ऊपर एक मैन होता है। उसे लगता है उसका हस्बैंड होगा, पर असलियत में उसका हस्बैंड नहीं होता बल्कि कोई और ही मैन होता है। तभी वो ज़ोर से चिल्लाती है। तभी उसकी सासू माँ और उसकी ननंद आ जाती है और उसे इस हालत में देखकर कहती है कि तुमने मेरे बेटे को धोखा दिया है। फिर वो वापस से बेहोश हो जाती है और उसके बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो अपने आप को एक स्टोर रूम में देखती है जहाँ उसके हाथ बंधे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा डरी होती है कि ये सब क्या हो रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तभी उसका हस्बैंड शन यूरोंग आ जाता है। तब यहाँ पे ना शू फंगफे कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम मुझ पर विश्वास कर रहे हो। तुम्हें पता है मेरी सासू माँ को, मेरी ननंद को मिस्टेक हुई है। उन्हें पता नहीं कोई गलत फहमी हुई है। मैं इस हालत में कैसे है मुझे नहीं पता। तभी उसका हस्बैंड जो होता है कुल्हाड़ी मतलब कि उठाता है और उसके हाथ में जो है ना हथकड़ी बंदी होती है उसे तोड़ देता है। तो यहाँ पे है ना शू फंगफे को लगता है कि उसके जो हस्बैंड है उसे उस पर विश्वास है। उसके बाद वो बता रही होती है कि कैसे किसी ने उसको फंसाने की कोशिश की है। तभी यहाँ पे है ना ये जो शन यूरोंग होता है उसे कहता है पानी पी लो, पर असलियत में उस पानी में कुछ मिला हुआ होता है, मानो बेहोश होने की दवा। और जैसे ही शू फंगफे उसे पीती है वो बेहोश हो जाती है। और जब उसकी आंखें खुलती है वो अपने आप को एक गड्ढे में पाती है जहाँ उसके हाथ वगैरह सब बंधे होते हैं। वो सोच रही होती है कैसे हुआ, वो तो अपने हस्बैंड के साथ थी। जैसे ही वो उठने की कोशिश करती है वो देखती है उसका हस्बैंड जो होता है लालटेन के साथ होता है और उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी होती है। तब वो देखती है कि तुम्हें पता है ना कि मुझ पे गलत इल्ज़ाम लगाए गए हैं, फिर भी तुम मुझे दफनाने की कोशिश कर रहे हो, क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा। तब वो कहता है मुझे माफ़ कर दो। तो पूछती है कि कौन है इन सब के पीछे, कौन है जो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, बताओ मुझे। शन यूरोंग कुछ नहीं कहता, बस सॉरी कह रहा होता है। फिर वो बोलती है क्या तुम्हारी बहन या तुम्हारी माँ, अगर तुम्हें मुझसे पीछा ही छुड़ाना था तो मुझसे डिवोर्स लेटर लिख देते, मैं चुपचाप तुम्हारी लाइफ से चली जाती। पर मेरी लाइफ में ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे ज़िंदा दफनाने की कोशिश कर रहे हो, क्यों। शन यूरोंग के पास कोई जवाब नहीं होता, इसलिए वो कुछ नहीं कहता। वो पूछ रही होती है शू फंगफे कि कौन है, किसने किया ये सब कुछ। वो उसके पैर पकड़ने लगती है और कहती है कि मुझे दफनाओ मत, प्लीज़ शन यूरोंग मत करो मेरे साथ ऐसा, मत करो। उसके बाद वो कहती है कि अगर मेरे माँ बाप को पता लगा, मेरे भाई को पता लगा तो तुम ज़िंदा नहीं बचोगे। तब वो कहता है अगर वो खुद ज़िंदा होंगे तभी तो वो कुछ कहेंगे। तुम्हारे फादर को करप्शन केस में पकड़ लिया गया है और तुम्हारे भाई को कुछ गुंडों ने मिलकर मार दिया है। जब ये सारी बातें सुनती है शू फंगफे तो कहती है तुमने मेरे साथ तो किया, मेरे घर वालों को तो छोड़ देते। शन यूरोंग फिर से सॉरी कहता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैं ये जानबूझकर नहीं कर रहा हूँ, पर मैं तुम्हें कुछ बता भी नहीं सकता। और उसके बाद वो उसे कुल्हाड़ी से मारकर वहीं बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ यहाँ पे एक लड़की दिखाई जाती है जो कि नाच रही होती है। असलियत में ये इस किंगडम की प्रिंसेस होती है, बहुत एल्डेस्ट प्रिंसेस वननिंग। तब यहाँ पे वो कह रही होती है आ गए तुम, बहुत गंदे लग रहे हो, क्या वो काम हो गया, कैसे हुआ, कैसे किया तुमने। तो शन यूरोंग कहता है मैंने उसे ज़िंदा दफना दिया। तो कहता है तुमने उसे ज़िंदा दफना दिया, तुमने तो बहुत बड़ा मर्डर कर दिया है। अब बताओ अगर इस मर्डर के बारे में पता लग गया सबको तो फिर क्या होगा। उसके बाद यहाँ पे शन यूरोंग सोचता है कि ये सब उसने क्यों किया, क्योंकि उसकी मॉम ने और उसकी बहन ने उसे फोर्स किया था। क्योंकि जो एल्डेस्ट प्रिंसेस है वननिंग वो शन यूरोंग को पसंद करती थी और इसलिए वो उसकी फ़र्स्ट वाइफ यानी शू फंगफे को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। इसलिए ये सब कुछ प्लान किया, पहले उसे फंसाने की कोशिश की, उसकी रेपुटेशन ख़राब करी और उसके बाद उसको ज़िंदा दफना दिया। अब यहाँ पे एल्डेस्ट प्रिंसेस कहती है कि देखो तुमने जो कर दिया है सो कर दिया है, अगर तुम बचना चाहते हो, अपनी फैमिली को बचाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। और अगर तुमने अपनी अकड़ दिखाई तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँगी और तुम्हारी फैमिली का कि तुम सपने में भी सोच नहीं पाओगे कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तो शन यूरोंग कहता है तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा। तब यहाँ पे शन यूरोंग को एकदम से गुस्सा आ जाता है और वो वननिंग का गला पकड़ लेता है। वननिंग कहती है कि मेरा गला भले ही पकड़ लो, पर अगर तुमने कुछ और करने की कोशिश की तो देख लेना तुम्हारी फैमिली का मैं क्या हाल करती हूँ। शन यूरोंग डर जाता है और वो अपना हाथ हटा देता है। वननिंग हंस हंस के बोल रही होती है आज से तुम मेरे गुलाम हो।
समझ गए? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम स्ट्रांग भी हो और पावरफुल भी हो। मेरे साथ रहोगे तो बहुत खुश रहोगे। पर शन यूरोंग बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा होता है क्योंकि उसने अपनी वाइफ के साथ बहुत बुरा किया। दूसरी तरफ यहाँ पे एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दूक्सू शाहोंग, जो कि हमारे इस ड्रामा का हीरो है, वो दिखाया जाता है जो कि करप्शन केस को सॉल्व कर रहा होता है। यहाँ पे सॉल्ट को है ना गलत तरीके से बेचा जा रहा होता है। तब वो कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ वो सॉल्ट कहाँ छुपाया गया है। तब ये लोग कहते हैं कि मारो इसको। पर इन लोगों को पता नहीं था कि दूक्सू है वो एक ही झटके में उन सबको मार सकते हैं। तभी यहाँ पे सभी लोग भागने की कोशिश कर रहे होते हैं पर दूक्सू के सामने टिक नहीं पाते हैं। एक एक करके दूक्सू एक एक को हैंडल कर लेते हैं, एक ही झटके में सभी गए। तभी यहाँ पे उसका राइट हैंड आ जाता है जिसका नाम होता है वंजी। तब यहाँ पे है ना दूक्सू कहते हैं कि अच्छे से इनको हैंडल करो और पता लगाओ कि सॉल्ट कहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे है ना दूक्सू पूछते हैं वहाँ के लीडर से कि बताओ बचा हुआ सॉल्ट कहाँ है और हम उसे कहाँ ढूंढ सकते हैं, बताते हो या नहीं? तो बताता है हनलिन टेम्पल वहीं पे है। दूक्सू कहते हैं अगर ये सच नहीं हुआ तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम पहचान भी नहीं पाओगे। तभी यहाँ पे दूक्सू का लेफ्ट हैंड आ जाता है लूजी। लूजी आता है और सारा केस बता रहा होता है। तभी यहाँ पे एक रैली निकल रही होती है। तब यहाँ पे पता लगता है कि शन यूरोंग जो कि एक बहुत बड़ा मिनिस्टर है, उसकी फ़र्स्ट वाइफ शू फंगफे की रैली निकल रही होती है। मतलब कि अब उसकी डेथ हो गई होती है तो उसे एक रैली कहते हैं हम यहाँ पे। तब यहाँ पे शन यूरोंग बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा होता है। तब दूक्सू जो होते हैं एक झटके में पहचान जाते हैं कि दाल में कुछ काला है, क्योंकि शन यूरोंग की फ़र्स्ट वाइफ जो थी वो लुयोंग की सबसे सुंदर और सबसे स्मार्ट लड़की थी और कहीं ना कहीं शाओहंग को ये पसंद भी थी। पर अचानक से उसका मरना और उसकी एकदम से रेपुटेशन ख़राब होना कि वो किसी लड़के के साथ भाग गई, ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं था। दूसरी तरफ यहाँ पे दो लड़कियाँ जो होती है फॉरेस्ट में कुछ है ना मेडिसिन ढूंढ रही होती है। तभी वो देखती हैं कि एक लड़की जो है पानी में डूब रही है तो उसको बचाती है। वो और कोई नहीं शू फंगफे होती है। जब यहाँ पे वो एक लड़की देखती है उस लड़की को तो उसे उठाने की कोशिश करती है। यहाँ शू फंगफे जो होती है बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है और कहती है कौन हो तुम, दूर रहो मुझसे, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? क्योंकि उसके साथ जो हुआ होता है उसके बाद ये रिएक्शन तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल होता है। तो लड़की कहती है कि दीदी आप चिंता मत कीजिए, मेरा नाम है जंगली, आप ठीक तो है ना, आपको चोट तो नहीं लगी है, हम आपको कोई चोट नहीं पहुंचाएंगे, आप डरिए मत। तभी यहाँ पे ना वो कहती है आप यहीं रुकिए, मैं आपके लिए कुछ दवाई लाती हूँ, आपको चोट लगी है और आपके लिए कुछ खाना भी लेके आती हूँ। पर यहाँ पे ना शू फंगफे को कुछ नहीं सूझ रहा होता है। उसे याद आता है कि कैसे उसने शन यूरोंग के लिए अपनी फैमिली से लड़ी। उसकी फैमिली को शन यूरोंग पसंद नहीं था, फिर भी उसने अपने फादर को मनाया, उसका भाई को मनाया और है ना शन यूरोंग को एक अच्छा स्कॉलर बनाया अपनी मेहनत से। पहले है ना शन यूरोंग के पास कुछ भी नहीं था पर वो मिनिस्टर बना, सब हमारी शू फंगफे की बदौलत। और आज वो मरने जा रही होती है क्योंकि उसने बहुत बड़ा गलत डिसीजन लिया होता है। तभी वहाँ पे वो लड़की आ जाती है। ये लड़की और कोई नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर की बेटी होती है जंगली, जिसे सज़ा के लिए जेन्यू हॉल भेजा गया होता है। वो यहाँ पे समझा रही होती है शू फंगफे को कि आप गलत कर रही हैं। अगर मान लो आपने अपनी जान दे दी तो उन लोगों को एक अच्छा चांस मिल जाएगा, क्योंकि आपने गलत नहीं किया है बल्कि उन लोगों ने गलत किया है। अगर आप अपनी जान ले लेंगी तो फिर आप अपना बदला नहीं ले पाएंगी। समझ रही हो आप? आपको बदला लेना होगा, समझ रही हैं? अगर आप ज़िंदा रहोगी तभी आप अपना बदला ले पाओगी और अगर आपने अपनी जान दे दी तो उन लोगों को शय मिल जाएगी जो उन्होंने किया वो सही किया। तब जाके यहाँ पे शू फंगफे को समझ आता है कि उसने गलत कर रही हो मर के। दूसरी तरफ ये दोनों लड़की अपने घर आ जाती हैं। फिर यहाँ पे जो जंगली होती है वो छुपके से जाने लगती है। तभी उसको उसकी सीनियर पकड़ लेती है और कहती है तुमने फिर से भागने की कोशिश की है और ये लास्ट वार्निंग है, अगर तुमने फिर से भागने की कोशिश की तो देख लेना। दूसरी तरफ जंगली को है ना अच्छा नहीं लग रहा होता है क्योंकि उस लड़की को उसने अकेला छोड़ा होता है, इसलिए वो फिर से भागने की कोशिश करती है। पर फिर से अब उसकी सीनियर पकड़ लेती है और उसे जाकर सभी लोगों के सामने खड़ा कर देती है और कहती है तुमने बहुत बार रूल्स तोड़ने की कोशिश की है, आज तुम्हें सज़ा मिलकर रहेगी। उसे सज़ा मिलती है 100 कौड़े पड़ने की। बेचारी हमारी जंगली जो तो सिर्फ मदद करने जा रही थी और सब लोगों को ये जो सीनियर होती है ये कह देती हैं कि जंगली जो है अपने लवर से मिलने जा रही है। फिर उसको 100 कौड़े पड़ते हैं, मतलब जितनी भी लड़कियां होती हैं उसे एक एक करके ज़ोर ज़ोर से मार रही होती हैं। दूसरी तरफ जंगली जो होती है उसे तो कौड़े पड़ रहे होते हैं। शू फंगफे यहाँ पे सोच लेती है कि उसे ज़िंदा रहना होगा और अपने लिए लड़ना होगा। तब वो चल चल के यहाँ पे जेन्यू हॉल पहुँच जाती है। वो देखती है कुछ यहाँ पे एक लेडी और 2 सीनियर जा रही होती हैं। उसके बाद जैसे ही वो जाती है वो जेन्यू हॉल में चली जाती है।
तभी यहाँ पे वो एक उस जो लड़की उससे मिली थी उसकी नौकरानी तोंगार से मिलती है। तोंगार को बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है कि वो कहती है कि मेरी लेडी को आज चोट लगी है सिर्फ आप ही की वजह से, उन्हें 100 कोड़े पड़े हैं, उन्हें पनिशमेंट मिली है क्योंकि वो आपकी मदद करने जा रही थी। जैसे ही शू फंगफे सब कुछ देखती है वो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करती है। यहाँ जंगली कहती है दीदी आप यहाँ पे सेफ़ नहीं है, चली जाइए यहाँ से। वो कहती है भला मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़ के कैसे जाऊँ। तब यहाँ पे जंगली कहती है मुझे बहुत सारे लोग छोड़ के गए हैं तो आपकी कोई नई बात नहीं है। फिर वो अपनी कहानी सुनाती है कि कैसे जब वो प्राइम मिनिस्टर की बेटी थी सब कुछ ठीक था, उसकी मॉम की डेथ हो गई थी, उसके बाद उसके फादर जो है एक नई लेडी लेके आए थे उसकी मॉम बनाकर। जंगली ने उसको अपनी मॉम एक्सेप्ट कर लिया था पर उसकी मॉम ने उसको कभी एक्सेप्ट नहीं किया। और जब वो प्रेग्नेंट हुई तब मैं उनके लिए फ़्लावर ले जा रही थी पर अचानक से वो सीढ़ियों से गिर जाती हैं और उनका जो बेटा है वो मर जाता है और उसका सारा ब्लेम मुझ पे डाल दिया जाता है। मैंने कुछ भी नहीं किया था पर इसकी वजह से मुझे 10 साल इस जन्यू हॉल में रहना पड़ा। उसके बाद वो उठती है तभी उसके मुँह से खून निकलने लगता है और उसके बाद उसको अपनी मॉम की याद आती है। उसकी मॉम की याद आते ही वो एकदम से बेहोश हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे शू फंगफे अपने आप को ब्लेम कर रही होती है कि जंगली मरी है तो उसकी वजह से। तभी यहाँ पे सीनियर आ जाती है जंगली को देखने की उठो, पर पता लगता है कि जंगली मर चुकी है। उसके बाद शू फंगफे जो होती है उस लेडी को डराती है कि कहती है कि तुम्हारी वजह से जंगली मरी है, अगर तुम इस सब से बचना चाहती हो तो तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, सब लोगों को ये कह दो कि आज से मैं हूँ जंगली। जैसे ही वो सीनियर सबको सुनते हैं वो हैरान रह जाती है। और ये एपिसोड रिवेंज लव स्टोरी एपिसोड 24 उसकी शुरुआत में दिखाया जाता है। यहाँ पे अनाउंसमेंट होती है जुडिशियल रिव्यू के द्वारा कि आज एक केस की सुनवाई होगी शुहायोन के करप्शन केस की और जंगली ने जो शुहायोन को भगाने की कोशिश की है उस केस की। यहाँ जंग फैमिली जो होती है बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि उनकी बेटी जो है एक प्राइम मिनिस्टर की बेटी को कोर्ट में ले जाया जाएगा और ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा उनकी रेपुटेशन के लिए बहुत ही ख़राब है। तो सभी लोग यहाँ पे सोच रहे थे कि कैसे वो अपनी बेटी को बचाए। पर एक तरह से तो है ना यहाँ पे जो जंगली के फादर है जंग योनबॉन वो भी एक प्राइम मिनिस्टर है तो क्या करेंगे, वो अपनी ना पोजीशन का गलत इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। दूसरी तरफ जो दुखसू होते हैं वो आते हैं हमारी जंगली के पास और कहते हैं तुम्हें डर नहीं लग रहा। तो कहते हैं डर किस बात का, मैंने जो कुछ भी किया है सोच समझ के किया है और मैंने कुछ गलत नहीं किया है और ऊपर से जिस मिनिस्टर का मैंने साथ दिया है वो करप्टेड नहीं है तो मुझे कोई भी डर नहीं है और अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं ऐसे ही बहुत सारे लोगों की जान बचाना चाहूँगी। तब यहाँ पे जो शाओहोंग होता है वो सोचता है कि ये तो सब वही कर रही है जैसे उसने अपने फादर के लिए किया था, ये वही समय है जब वो अपने फादर के लिए लड़ रहा था और आज जंगली जो है वो एक मिनिस्टर के लिए लड़ रही है। उसके बाद वो सोच रहा होता है और वहाँ से जानने लगता है। तभी वो अपना केप उतार कर जंगली को दे देता है, कहता है ठंड बहुत है तुम्हें ठंड लग जाएगी और उसके बाद जंगली सो जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पे जंगली की जो मॉम होती है स्टेप मॉम वो एक मिनिस्टर के पास आती है जहाँ पे जंगली को है ना कैद में रखा था। वो कहती है आफ्टर ऑल वो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की बेटी है और आपके पास कोई भी एविडेंस नहीं है उसे यहाँ पे रखने का, फिर भी उसे आपने कैद में रख रखा है। मैं चाहती हूँ कि आप उसे कैद में से बाहर निकाल दीजिए। मैं आपको अश्योर करती हूँ कि वो कहीं पर भी नहीं जाएगी, बस प्लीज़ उसे है ना उस जेल से बाहर निकाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे जंगली को लाया जाता है। वो कहती है माँ आप यहाँ पे कैसे आए। वो कहती है मुझे तुम्हारे फादर ने ऑर्डर दिया है कि मैं तुम्हें जेल से बाहर निकलवाऊँ, इसलिए मेरी बात सुनो और यहाँ से चलो। वो कहती है ठीक है माँ जैसा आप कहें। उसके बाद जंगली जो होती है अपनी ग्रैंड मदर से मिलती है। उसकी ग्रैंड मदर उससे पहले नाराज़ होती है। उसके बाद जंगली सारी सिचुएशन संभालती है, बताती है कि उसने क्यों मिनिस्टर शू की जान बचाई, क्योंकि जब वो जंगली हॉल में थी तब उसकी एक लड़की ने जान बचाई थी जिसका नाम था शू फंगफे। शू फंगफे के जो फादर है वो मिस्टर शू हैं और जो मिनिस्टर है उनको बहुत ही गलत इल्ज़ाम में फंसाया गया है। इसलिए जिस लड़की ने मेरी साथ दिया था, जिस लड़की ने मेरी जान बचाई, उसके लिए मैं फेवर लौटाना चाहती हूँ। जो ग्रैंडमा होती है सारी बातें वो अपने बेटे को बताती है मिस्टर जंग को। जब वो ये सब बातें बताती हैं तब मिस्टर जंग को लगता है कि उनकी बेटी ने कोई भी गलती नहीं की है पर उसने गलत रास्ता अपनाया। दूसरी तरफ यहाँ पे जो प्रिंसेस होती है वो अपने हस्बैंड शन यूरोंग से बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि वो जो सेकंड लेडी है जंगली उसकी शक्ल जो है उनकी फ़र्स्ट वाइफ शू फंगफे से मिलती है। दूसरे दिन दिखाया जाता है कि आज ट्रायल होता है मिनिस्टर शू का
करप्शन केस का और जंगली का। तभी सारे मिनिस्टर यहाँ पे जंगली को वार्न कर रहे थे कि तुमने बड़ी हिम्मत तो दिखा दी, आज देखते हैं कि जब ट्रायल में तुम्हारे से क्वेश्चन किए जाएंगे तब तुम कैसे सामना करती हो। तभी यहाँ पे दूकसू आ जाते हैं और उस मिनिस्टर को अच्छे से जवाब देते हैं और ये हमारा एपिसोड जो है ख़त्म हो जाता है। थैंक यू। रिवेंज लव स्टोरी एपिसोड 23। एपिसोड 23 की शुरुआत में दिखाया जाता है कि यहाँ पे जंगली जो है अपने घर की तरफ जा ही रही होती है। तभी वहाँ पे कोर्ट ऑफ जुडिशल रिव्यू के कुछ मिनिस्टर आ जाते हैं और वहाँ पे उनके साथ बहुत सारे गार्ड भी आते हैं। तब यहाँ पे जंगली कहते हैं मिनिस्टर आप यहाँ पे कैसे? तो कहता है आना ही पड़ेगा क्योंकि तुमने बहुत बड़े मिनिस्टर शू हायोन के केस में अपनी नाक घुसाने की कोशिश की है, उनके केस को फिर से पलटने की कोशिश की है। मैंने जो इन्वेस्टिगेशन की थी उस पर है ना सवाल उठाने की कोशिश की है, तो मुझे तो आना ही था। ऊपर से तुमने एक क्रिमिनल को भगाने की कोशिश की है, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से चली जाओगी? मानता हूँ कि तुम प्राइम मिनिस्टर जंग की बेटी हो, पर फिर भी लॉ के सामने और हमारे राजा के सामने तुम्हारे पिता की कोई इतनी पोजीशन नहीं है और हमारे यहाँ पे सिर्फ जो सही है उसी को छूट मिलती है और किसी को नहीं। तो जंगली भी कहती है मैं भी चाहती हूँ कि सच सबके सामने आए, इसलिए अगर आप मुझे अरेस्ट भी करना चाहते हैं तो करने दीजिए। पर यहाँ पे ना जंगली के फादर को भी वहाँ से ले जा रहे होते हैं कि तभी जो यहाँ पे शू हायोन के कुछ लोग होते हैं जिनकी मदद की होती है शू हायोन ने, जो भी है ना यहाँ पे लुयांग के लोग होते हैं, सब लोग एक एक करके आ रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि मिनिस्टर शू हायोन ने कुछ भी नहीं किया है आज तक। वो 10 साल से हमारे यहाँ पे ना गवर्नर बने हैं और इस गवर्नर ने हमारी बहुत मदद की है। 10 साल में हमारे साथ जो भी हुई है, कोई फैमाइन आई है, अकाल आया है या कभी हमारी फैमिली पे कुछ भी है ना प्रॉब्लम आई है, तो हमेशा ये मिनिस्टर हमारे साथ रहते, हमारी हर बार मदद करते। एक विधवा बोलती है कि उसके ना पति की डेथ हो गई थी, उसके बाद उसकी बच्ची का कोई सहारा नहीं था। उसके बाद मिनिस्टर शू हायोन आए, उन्होंने हमें पैसे दिए, हमारी मदद की, हमें नौकरी दिलाई। एक स्कॉलर आता है कि उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए पैसे दिए। ये सारे बातें कर रहे होते हैं, मतलब लुयांग का हर एक पर्सन आकर बोल रहा होता है कि मिनिस्टर शू हायोन ने कोई करप्शन नहीं किया है। अगर करप्शन किया होता तो आज उनके पास बहुत सारे बंगले गाड़ी होते, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी सारे लोगों को ये सारी बातें सुनकर जंगली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। असलियत में ये सारा काम दूकसू का होता है। दूकसू ने एक तो येशी जी को लेटर लिख दिया होता है, दूसरा उसने जंगली के फादर मिस्टर जंग युनबॉन को भी लेटर लिख दिया होता है कि आपकी जो बेटी है वो खतरे में है। दूसरी तरफ जो मिस्टर शू हायोन है उनके केस में बहुत ज़्यादा मिस्टेक हुई है, इन्वेस्टिगेशन गलत हुई है। मतलब ये सारे लेटर दूकसू ने भिजवाए थे क्योंकि वो जान गए थे कि ये जो केस है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है और अगर इस केस में इन दोनों को इन्वॉल्व नहीं किया गया तो जंगली ये सब कुछ अकेले हैंडल नहीं कर पाएगी। ये शीजी जो होते हैं वो अपने अंकल के पास आते हैं जंग युनबॉन और कहते हैं कि मुझे आपकी मदद चाहिए। जंग युनबॉन कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। तभी यहाँ पे उसका जो कज़िन होता है जंगली का, वो कहता है येशी जी को मुझे भी अपने साथ ले जाओ, पर येशी जी कहता है मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा सकता क्योंकि मुझे और भी काम है और फिर तुम्हें प्रोटेक्ट कौन करेगा। तभी यहाँ पे वो कज़िन चिल्ला रहा होता है कि तुम्हारे में दिल नहीं है, तुम हार्टलेस हो। ठीक है, मैं खुद आ जाऊँगा। उसके बाद येशी जी वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पे जो प्रिंसेस वनिंग होती है वो अपने मिनिस्टर को बोल रही होती है कि तुम कब से लॉयल मिनिस्टर हो मेरे, मैं तुम पे विश्वास कर सकती हूँ, पर तुमने जो काम किया है वो बिल्कुल रद्दड़ है। मतलब कि मैंने तुम्हें एक काम सौंपा था, तुमसे वो भी नहीं किया गया। दूसरी तरफ मिस्टर शू हायोन जो होते हैं उनकी कंडीशन अभी भी वर्स थी, मतलब कि अभी है ना उनकी कंडीशन में कोई भी सुधार नहीं होता। अब पता नहीं जंगली इन सबको कैसे संभाल लेगी। और यही हमारा जो एपिसोड होता है वो ख़त्म हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। डबल एपिसोड 26। एपिसोड 26 की शुरुआत में दिखाया जाता है यूई जो होती है वो देखती है कि उसका जो होने वाला फियोंसे होता है यंग बंग वो पैरालाइज हो चुका होता है और उसके चेहरे पर भी एक मार्क होता है। तो वो बोल रही होती है कि भले ही तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया हो, मुझे अकेला छोड़ दिया हो, सारी गलती भी तुम्हारी थी, फिर भी मैं तुम्हारा साथ दूंगी, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, बहना मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगी। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि शूरेन जो होती है वो कुछ लड़के वालों को लेके आती है क्योंकि वो चाहती है कि उसकी जो है ना बेटी रूयाओ उसकी फिर से शादी करवा सके। तब यहाँ पे ना ये जो लड़का होता है उसे रूयाओ पसंद आ जाती है और सभी लोगों को रूयाओ जो होती है वो अच्छी लग रही होती है, बहुत ज़्यादा मैनर्स वाली लग रही होती है, सुंदर भी होती है। तो एंगेजमेंट फिक्स करने की बात कर रहे होते हैं, पर रूयाओ को याद आ रहा होता है कि उसे जो है अब अपना एक स्टैंड लेना होगा क्योंकि उसे अभी शादी करने का कोई भी मन नहीं है और उसे अपनी रेपुटेशन बढ़ानी है। ऊपर से वो एक बिल्कुल है ना इंडिपेंडेंट लड़की बनना चाहती है, पर यहाँ पे वो कुछ बोल नहीं पा रही होती है क्योंकि उसने हमेशा अपनी मॉम की बात मानी है और अपनी मॉम के खिलाफ़ नहीं जाना चाहती थी। पर यहाँ पे उसे बात आती है याद
जेंगली की, कि वो कैसे ना अकेली खड़ी हुई सबके खिलाफ लड़के उसने अब अपनी पहचान बनाई है। तो जैसे ही लड़के वाले जा रहे होते हैं वो चिल्लाकर बोलती है कि मुझे ये शादी नहीं करनी है, ना ही मैं इंगेजमेंट करने वाली हूँ। उसके बाद उसके फादर उसे रोकते हैं और कहते हैं तुमने इंगेजमेंट क्यों तोड़ी। वो कहती है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, हर बार मुझे जो मेरी माँ है फोर्स करती है ये सब करने के लिए, मैं हर बार मान लेती हूँ, पर इस बार मैं ये सब नहीं करने वाली। तब उसकी मॉम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप मेरा अच्छा चाहती हैं, पर आपको ये भी समझना चाहिए कि हर बार मैं आपकी बात नहीं मान सकती। अभी अभी तो मेरी शादी टूटी है, मेरे फियोंसे ने किसी और के साथ नाइट स्पेंड की है, और अब आप चाहती है कि मैं कोई और ढूंढ लूँ। नहीं, इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। शूरैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि उसकी बेटी रूया उसकी बात नहीं सुन रही होती है। तब यहाँ पे वो कहती है कि आपको तो सिर्फ जेंगली की लाइफ को डिस्ट्रॉय करना था, उसके लिए आपने उसी के फियोंसे से मेरी ये ना शादी फिक्स कर दी, और अब आप ये सब नाटक कर रही हैं। मैं जानती हूँ आप मेरी मॉम हैं, पर अब कभी भी ऐसा बिहेव नहीं करती, हमेशा से मुझे एक स्ट्रिक्ट लाइफ दी, कभी भी मेरी मॉम होने का फ़र्ज़ नहीं निभाया, और अब आप चाहती है कि मैं आपकी हर बात मानूँ। नहीं, इस बार मैं आपकी बात नहीं मानने वाली। आपको जेंगली के साथ जो करना था आप कर चुकी हैं, अब मैं शादी नहीं करूँगी, अब मैं आपकी कोई बात नहीं सुनने वाली। अब यहाँ पे शूरैन का नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो है ना क्वीन होती है उनके साथ बात कर रही होती है और बोल रही होती है कि इस जंगली जब से आई है मेरी लाइफ को पूरी तरह से है ना डिस्ट्रॉय कर दिया है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं उसे डील भी नहीं कर पाऊँगी, मेरी बेटी मेरी बात नहीं सुन रही, मेरा हस्बैंड मेरी बात नहीं सुन रहा, पता नहीं क्या होगा। तब यहाँ पे क्वीन कहते हैं तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ तो कर दूँगी जिससे कि उससे पीछा छुड़ाया जा सके। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जंगली की एक है ना मेड आती है, वो कहती है आपने जो मुझे काम दिया था वो मैंने कर लिया है, आप जिस वुमेन को ढूंढ रहे हैं वो भी कुछ समय पहले ही एक गांव में दिखी है, अगर आप अभी जाएंगी तो शायद आप उससे मिल भी पाएँ, क्योंकि वो मैंने सुना है कि वो अपनी प्लेस जो है रहने की वो चेंज करती रहती है। उसके बाद जंगली ये सब सुनने के बाद वो खड़ी होती है और आग में वो पेपर डाल देती है जिससे कि किसी को पता ना लगे। तब उसे याद आता है कि जब वो बहुत ज़्यादा मुसीबत में थी तब उस मेड ने उसकी मदद करी थी, अब वो उसे ढूंढना चाहती है। और ये एपिसोड खत्म हो जाता था। द डबल एपिसोड 25। एपिसोड 25 की शुरुआत में दिखाया जाता है बहुत सारे रेफ्यूजी होते हैं जो वेस्ट सिटी में आ चुके होते हैं, पर वेस्ट सिटी की हालत इतनी नहीं होती कि वो इतने सारे बंजारों को है ना एक जगह दे सके रहने के लिए। बहुत सारे खाने की सप्लाई सब ख़त्म हो रही होती है और बहुत सारे लोगों को चोट भी लगी होती है। दूसरी तरफ यहाँ पे जो जंगली होती है वो यहाँ पे कोई प्लान बना रही होती है अपने है ना चाचा के साथ, क्योंकि ना वो सोच रही होती है कि अब उसे आगे क्या करना है, क्योंकि इतने सारे रेफ्यूजीज़ हैं, अब उनको खाना प्रोवाइड करना, उनको रहने की जगह और उनकी हेल्थ वगैरह सब कुछ देखना होगा, और इतना जो लोड है वो सिटी नहीं उठा सकती। उनके पास जो खाने की सप्लाई है वो भी पूरी तरह से नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि बीच बीच में वॉर चल रहे हैं और वहाँ से ना खाना आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। इसलिए यहाँ पर जंगली जो है कोई स्ट्रेटेजी सोच रही होती है जिससे कि वो सिचुएशन को बिल्कुल बैलेंस कर पाए, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो यहाँ पे उनकी तरफ धरने लगा रहे होते हैं कि हमें खाना दो नहीं तो हम तुम्हें चुरा लेंगे, मतलब कि ऐसे से एलिगेशन लग रहे होते हैं। अब यहाँ पे जंगली को कुछ ना कुछ सोचना था। अब वहाँ के मैजिस्ट्रेट के साथ मिलकर कोई प्लान बना रही होती है, क्योंकि अगर लोगों को खाना टाइम पे नहीं मिला तो लोग उनकी बात सुनना बंद कर देंगे, और उन लोगों के बीच में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको है ना कुछ दूसरे लोगों ने भेजा है जो कि जंगली के दुश्मन है, जिससे कि आग लगा सके और जिससे कि वो जो लोग जो सुन भी लेते वो भी ना सुने। अब यहाँ पे जंगली जो है एक प्लान बना रही होती है ऑफिशियल लू के साथ कि वो है ना सिटी वॉल, मतलब है ना जो सिटी का मेन गेट है वहाँ पे जाएगी और लोगों को समझाएगी। पर यहाँ पे जैसे ही वहाँ पे पहुँचते हैं सारे जो लोग हैं वहाँ पे एकदम से ना घेरा बना लेते हैं और वहाँ पे है ना जंगली को और उसके अंकल को रोक लेते हैं। और वहाँ पे कुछ ऐसे बदमाश से लोग होते हैं जो है ना कह रहे होते हैं कि यही लोग हैं जिनके पास खाना है पर ये हमें देना नहीं चाहते, बस अपना ही पेट भरना चाहते हैं। तो ये कुछ लोग जो होते हैं वो यहाँ पे डंडा लेके भी आ गए होते हैं। तभी वहाँ पे शाओहन आ जाता है। शाओहन के आते ही सारे लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि शाओहन जो होता है उसके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है। असलियत में तो ड्यूक है, ड्यूक सू। अब यहाँ पे जंगली जो है होते आराम से होते, उसे लगा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर जैसे उसे न्यूज़ मिलती है कि शाओहन आया है तभी वो एकदम से खुश भी हो जाती है, क्योंकि अगर वो आया तो सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पर यहाँ पे वो एकदम से शॉक भी होती है और सरप्राइज़ होती है कि शाओहन एकदम से, तो बोलती है कि आप यहाँ,
तो वो कहता है कि तुम ट्रबल में हो और इस सिटी से मुझे कुछ इन्वेस्टिगेशन भी करनी है, इसलिए मैं आया हूँ, और वैसे भी यहाँ की सिचुएशन स्टेबल नहीं है, तो मुझे तो आना ही था। तो जंगली उसे सारी सिचुएशन समझाती है। तो ड्यूक सू कहता है कि मुझे सारी सिचुएशन पहले से ही पता है कि इस सिटी में क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो कहती है कि मैंने अपने फादर को भी मुझे बचाना है, और ऊपर से सिटी की प्रॉब्लम्स जो है, क्योंकि ये सिटी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई और उसके जो रीज़न है वो मेरे फादर को बताया जा रहा है, इसलिए वो चाहती है कि सब कुछ स्टेबल हो जाए। और उसे पता लगता है कि उसका भाई भी आ चुका होता है, उसकी फ्रेंड भी आ चुकी होती है। अब सब लोग जो है उसकी हेल्प करना चाहते हैं। जंगली कहीं ना कहीं खुश भी होती है, पर उसे न्यूज़ मिलती है कि दिंगजो में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो, तो उसे जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा, वरना प्रॉब्लम जो है आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकती है। इसलिए जंगली जो है भागी भागी जाती है, और उसके फ्रेंड्स भी। तभी यहाँ पे शाओहन जो है उसे रोक लेता है। वो कहता है कि सबसे पहले मुझे तुम्हारे फादर को ढूंढना होगा, क्योंकि हमें एक ना सॉलिड प्रूफ चाहिए होगा तुम्हारे फादर को निर्दोष साबित करने के लिए। जंगली देखती है कि शाओहन उसकी कितनी मदद कर रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। दूसरी तरफ यहाँ पे जंगली के जो फ्रेंड्स होते हैं और उसका भाई होता है, कज़िन ब्रदर, यहाँ पे वो सारा है ना, जितना भी है ना वो खाने का सामान होता है, जितना भी राशन वगैरह होता है, वो यहाँ पे एक जगह इकट्ठा कर रहे होते हैं। क्योंकि अगर लोग फिर भी नहीं माने तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो हो जिससे कि हम लोगों को मना सकें। दूसरी तरफ यहाँ पे जंगली की जो है ना सौतेली माँ होती है, वो है ना जाती है अपने हस्बैंड के पास और समझाती है उसे कि जंगली जो भी कर रही है, मुझे पता है वो अच्छा कर रही है, पर हमारी फैमिली के लिए ये चीज़ें ख़राब भी हो सकती है, क्योंकि वो हमारी फैमिली के बारे में सोच नहीं रही है। और अगर ये सब चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हुई तो आप प्राइम मिनिस्टर हो इस पूरी कंट्री के, तो आप पे ही सब ब्लेम डालेंगे। तो एक बार सोच लीजिए इस सब के बारे में। तब यहाँ पे दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है कि शाओहन जो होता है वो यहाँ पे कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, पर उसे न्यूज़ मिलती है कि कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई है। दूसरी तरफ यहाँ पे जो है ना जंगली का कज़िन ब्रदर होता है, वो यहाँ पे सारे फूड सप्लाई, मतलब जितना भी है ना राशन का पानी होता है, वो सब कुछ लाने जा रहा होता है, पर उसे वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आ रही होती है। दूसरी तरफ यहाँ पे जो दूसरे लोग होते हैं, दूसरे जो है ना ड्यूक होते हैं, वो यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें जो है ना मैजिस्ट्रेट शू है उनसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। क्योंकि है ना मैजिस्ट्रेट शू जो है वो करप्टेड नहीं थे, पर अदर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा करप्टेड हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि अगर मैजिस्ट्रेट शू बिल्कुल निर्दोष साबित हो गए तो उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। दूसरी तरफ यहाँ पे दिंगजो की जो कंडीशन है वो ख़राब होती जा रही होती है। लोग बिल्कुल स्टेबल नहीं थे, लोगों ने पत्थर मारना स्टार्ट कर दिया होता है और लोगों को चोट पहुँचाना, अब वो सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते। ये सारी न्यूज़ जंगली को मिलती है। अब जंगली सोच रही होती है इन लोगों को किसी न किसी तरह हमें हैंडल करना होगा। अगर हम उनसे मिलने नहीं गए और उनसे बात नहीं की तो शायद ये लोग समझने के लिए भी राज़ी नहीं होंगे। इसलिए वो सिटी वॉल के ऊपर चली जाती है और कहती है, मैं हूँ प्राइम मिनिस्टर की बेटी, सेकंड लेडी जंगली। मैं जानती हूँ कि आप लोग अभी भूखे हो और आपको लग रहा है कि ना जो हमारे राजा हैं वो आपकी मदद नहीं करना चाहते, पर आप मुझ पे विश्वास कीजिए, राजा आपके लिए जितना हो सके उतना करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी कुछ लोग चिल्लाने लगते हैं, तभी वहाँ पे राशन आ जाता है और जंगली एकदम से खुश हो जाती है। वो देखती है उसकी कज़िन सिस्टर भी आई होती है, तब वो उससे पूछती है कि राशन कैसे आया। तब उसकी कज़िन सिस्टर बताती है कि उसके कज़िन भाई का लेटर आया है कि जंगली को हेल्प चाहिए, तो हमने जितनी भी हो सके प्रॉपर्टी वगैरह बेच के, जो भी गहने वगैरह बेच के हमें राशन लेके आए हैं। तो वो पूछती है अपने कज़िन ब्रदर से कि आपने एक लेटर पे काम कैसे स्टार्ट कर दिया और ये लेटर आपको किसने दिया। तो बताता है कोई और लेटर होता तो मैं ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं करता, पर ये लेटर ड्यूक सू ने भेजा। ये लेटर उन्होंने मुझे ही नहीं तुम्हारे फादर को भी भेजा, जिससे कि जो फूड सप्लाई है बिना रुके दिंगजो यानी जहाँ तुम हो वहाँ पहुँच सके। और यही एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक यू वेरी वेरी। डबल एपिसोड 26 की शुरुआत में दिखाया जाता है यूई जो होती है वो देखती है कि उसका जो होने वाला फियोंसे होता है यंग बंग, वो पैरालाइज हो चुका होता है और उसके चेहरे पर भी एक मार्क होता है। तो वो बोल रही होती है कि भले ही तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया हो, मुझे अकेला छोड़ दिया हो, सारी गलती भी तुम्हारी थी, फिर भी मैं तुम्हारा साथ दूंगी, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, अब है ना मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगी। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि शूरेन जो होती है वो कुछ लड़के वालों को लेके आती है, क्योंकि वो चाहती है कि उसकी जो है ना बेटी
रूयाओ उसकी फिर से शादी करवा सके। तब यहाँ पे ना ये जो लड़का होता है उसे रूयाओ पसंद आ जाती है और सभी लोगों को रूया जो होती है वो अच्छी लग रही होती है, बहुत ज़्यादा मैनर्स वाली लग रही होती है, सुंदर भी होती है। तो एंगेजमेंट फ़िक्स करने की बात कर रहे होते हैं, पर रूयाओ को याद आ रहा होता है कि उसे जो है अब अपना एक स्टैंड लेना होगा, क्योंकि उसे अभी शादी करने का कोई भी मन नहीं है और उसे अपनी रेपुटेशन बढ़ानी है। ऊपर से वो एक बिल्कुल है ना इंडिपेंडेंट लड़की बनना चाहती है, पर यहाँ पे वो कुछ बोल नहीं पा रही होती है क्योंकि उसने हमेशा अपनी मॉम की बात मानी है और अपनी मॉम के ख़िलाफ़ नहीं जाना चाहती थी। पर यहाँ पे उसे बात आती है याद जेंगली की, कि वो कैसे ना अकेली खड़ी हुई सबके खिलाफ़ लड़के उसने अब अपनी पहचान बनाई है। तो जैसे ही लड़के वाले जा रहे होते हैं वो चिल्ला कर बोलती है कि मुझे ये शादी नहीं करनी है, ना ही मैं इंगेजमेंट करने वाली हूँ। उसके बाद उसके फादर उसे रोकते हैं और कहते हैं तुमने इंगेजमेंट क्यों तोड़ी। वो कहती है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, हर बार मुझे जो मेरी माँ है फोर्स करती है ये सब करने के लिए, मैं हर बार मान लेती हूँ, पर इस बार मैं ये सब नहीं करने वाली। तब उसकी मॉम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, तो वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप मेरा अच्छा चाहती हैं, पर आपको ये भी समझना चाहिए कि हर बार मैं आपकी बात नहीं मान सकती। अभी अभी तो मेरी शादी टूटी है, मेरे फियोंसे ने किसी और के साथ नाइट स्पेंड की है और अब आप चाहती है कि मैं कोई और ढूंढ लूँ। नहीं, इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। शूरैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि उसकी बेटी रूयाओ उसकी बात नहीं सुन रही होती है। तब यहाँ पे वो कहती है कि आपको तो सिर्फ जेंगली की लाइफ को डिस्ट्रॉय करना था, उसके लिए आपने उसी के फियोंसे से मेरी ये ना शादी फिक्स कर दी और अब आप ये सब नाटक कर रही हैं। मैं जानती हूँ आप मेरी मॉम हैं, पर अब कभी भी ऐसा बिहेव नहीं करती, हमेशा से मुझे एक स्ट्रिक्ट लाइफ दी, कभी भी मेरी मॉम होने का फ़र्ज़ नहीं निभाया और अब आप चाहती है कि मैं आपकी हर बात मानूँ। नहीं, इस बार मैं आपकी बात नहीं मानने वाली। आपको जेंगली के साथ जो करना था आप कर चुकी हैं, अब मैं शादी नहीं करूँगी, अब मैं आपकी कोई बात नहीं सुनने वाली। अब यहाँ पे शूरैन का नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो है ना क्वीन होती है उनके साथ बात कर रही होती है और बोल रही होती है कि इस जंगली जब से आई है मेरी लाइफ को पूरी तरह से है ना डिस्ट्रॉय कर दिया है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं उसे डील भी नहीं कर पाऊँगी। मेरी बेटी मेरी बात नहीं सुन रही, मेरा हस्बैंड मेरी बात नहीं सुन रहा, पता नहीं क्या होगा। तब यहाँ पे क्वीन कहते हैं तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ तो कर दूँगी जिससे कि उससे पीछा छुड़ाया जा सके। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जंगली की एक है ना मेड आती है, वो कहती है आपने जो मुझे काम दिया था वो मैंने कर लिया है, आप जिस वुमेन को ढूंढ रहे हैं वो भी कुछ समय पहले ही एक गांव में दिखी है, अगर आप अभी जाएंगी तो शायद आप उससे मिल भी पाएँ, क्योंकि वो मैंने सुना है कि वो अपनी प्लेस जो है रहने की वो चेंज करती रहती है। उसके बाद जंगली ये सब सुनने के बाद वो खड़ी होती है और आग में वो पेपर डाल देती है जिससे कि किसी को पता ना लगे। तब उसे याद आता है कि जब वो बहुत ज़्यादा मुसीबत में थी तब उस मेड ने उसकी मदद करी थी, अब वो उसे ढूंढना चाहती है। और ये एपिसोड खत्म हो जाता था। द डबल चाइनीज़ ड्रामा एपिसोड 27 में दिखाया जाता है कि जंगली को जो है कोर्ट में लाया जाता है और वहाँ पे प्रिंसेस वननिंग भी होती है। प्रिंसेस वननिंग ने आज ठान लिया होता है कि वो जंगली को एक्सपोज करेगी और बता देगी सबको कि जंगली ही शू फंगफे है। तब यहाँ पे शाओहंग जो होता है वो जंगली का साइड लेता है और प्रिंसेस वननिंग को कहता है कि आप बिना मतलब के कोई भी स्टेटमेंट दे रही हैं कि जंगली ही शू फंगफे है। शू फंगफे मर चुकी है, फिर भी आप कह रही हैं कि जंगली ही शू फंगफे है जस्ट बिकॉज क्योंकि वो दोनों सिमिलर दिखते हैं। तब यहाँ पे प्रिंसेस वननिंग कहती है कि आप सबकी आंखें तो अंधी हो चुके हैं, पर मैं अंधी नहीं हूँ, मुझे पूरी तरह से पता लग रहा है कि यही लड़की शू फंगफे है, इसने बस अपने मरने का नाटक किया है और मैं पता लगा के रहूँगी और मैं यहाँ पे ना सबूत भी दूंगी कि ये लड़की जंगली नहीं है। अब आप सब देख लेना कि ये जंगली नहीं है, ये शू फंगफे है और मैं आपको अभी सभी के सामने सबूत भी दे दूंगी कि ये लड़की जंगली नहीं है। तो जंगली कहती है हाँ दे दीजिए, मैं भी देखना चाहती हूँ आपके पास कौन सा सबूत है। उसके बाद यहाँ पे प्रिंसेस वननिंग कहते हैं कि अभी मैं उन लोगों को बुलाऊंगी जो तुम्हारे साथ बहुत सालों से हैं। तुम कह रहे हो ना अगर तुम जंगली हो तो अगर वही लोग तुम्हें बताएंगे कि तुम जंगली हो या नहीं हो। तब यहाँ पे है ना जो जंगली होती है वो कहती है कि प्रिंसेस वननिंग अपनी पावर का सिर्फ यूज़ कर रही है और स्टेटमेंट दे रही है, इनके पास कोई सबूत नहीं है कि ये मुझे पता लगा सके कि मैं शू फंगफे हूँ या जंगली हूँ, बस फालतू के स्टेटमेंट्स दिए जा रही हैं जस्ट बिकॉज इनके पास पावर्स है, तो हम सब इनकी बकवास सुन रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें प्रिंसेस वननिंग को यहाँ से चले जाने को कह देना चाहिए। तब यहाँ पे प्रिंसेस वननिंग कहती है धैर्य रखो, मैं अभी बुला रही हूँ। तभी यहाँ पे बुलाया जाता है जन्यू हॉल की शूजैन को, जो कि जंगली के साथ 10 साल से है। उससे पूछा जाता है कि तुम बताओ कि ये जो सामने खड़ी है ये जंगली है या फिर शू फंगफे है। अगर तुमने सच नहीं बोला तो तुम जानती हो
तुम्हारे एक झूठ और तुम्हें बहुत बुरी सज़ा मिलेगी, मरने तक की सज़ा दी जा सकती है, तो बताओ। तब शूजन कहते हैं कि मैंने जंगली को बड़ा होते हुए देखा है और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि ये लड़की जंगली नहीं है। तब यहाँ पे है ना जंगली बोलती है, अगर मैं जंगली नहीं हूँ तो फिर जंगली कहाँ है, असली जंगली कहाँ है। तब यहाँ पे शूजन चुप हो जाती है क्योंकि उसे पता है कि उसी ने जो है असली जंगली को मारा है। इसलिए वो कहती है कि मुझे नहीं पता, बल्कि तुमने ना जंगली की जगह लेने के लिए तुमने ही उसे मार दिया। तब यहाँ पे जंगली स्टेटमेंट देती है कि शूजन की स्टेटमेंट को हम सच नहीं मान सकते। पहले तो इसने जनियो हॉल के ना मॉरल को तोड़ा और जाकर किसी और लड़के के साथ नाइट स्पेंड की, और पूरे मॉरल्स को तोड़ने के बाद अगर ये स्टेटमेंट दे रही है कि मैं जंगली नहीं हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा गलत है। हम इसकी स्टेटमेंट को नहीं मान सकते। जंगली यहाँ पे इतनी बड़ी स्टेटमेंट देती है जिससे कि जो शूजन है पूरी तरह से गलत साबित हो जाती है। जंगली पहले से ही प्रिपेयर्ड होती है क्योंकि शाओहोंग ने उसे वॉर्न कर दिया होता है कि अगर प्रिंसेस वननिंग आई तो तुम पे बहुत सारी स्टेटमेंट उठ सकती है, और जंगली इस सब के लिए प्रिपेयर्ड होती है। फिर जंगली एक लड़की को बुलाती है जो कि 10 साल से उसके साथ जन्यू हॉल में होती है। इस लड़के को डराया धमकाया गया होता है शाओहोंग के एक जो है ना सबॉर्डिनेट है वनजी ने। अब यहाँ पे ना वो कह देती है ये मेड कि यही लड़की जंगली है। उसके बाद शूजन कहती है तुम झूठ क्यों बोल रही हो, सच बोलो ना कि ये जंगली नहीं है। तब यहाँ पे वो मेड कहती है यही जंगली है, मैं सच कह रही हूँ। उसके बाद प्रिंसेस वननिंग कहती है कि तुमने इसको भी ब्राइब कर लिया है, पर मैं तुम्हें ना मैं पता लगा के बताऊंगी कि तुम जंगली नहीं हो। उसके बाद वो कहती है कि अगर जंगली का ये पता नहीं लगा सकते तो एक बात तो है, मैं पता लगा सकती हूँ कि शू फंगफे की पहचान कौन कर सकता है। यहाँ पे वो अपने ना जो होने वाला हस्बैंड होता है शन यूरोंग, उसे बुलाती है और कहती है तुम बताओ कि ये तुम्हारी फर्स्ट वाइफ है या नहीं है। शन यूरोंग सीधा सीधा मना कर देता है कि ये मेरी वाइफ नहीं है। और प्लीज़ प्रिंसेस वननिंग आप बार बार ये स्टेटमेंट कहना बंद कर दीजिए, मेरी वाइफ मर चुकी है, प्लीज़ उसकी आत्मा को शांति दीजिए। अगर आप ये कह रही हैं कि ये मेरी वाइफ है जस्ट बिकॉज ये सिमिलर देखते हैं तो ये आप बहुत गलत कर रही हैं। प्लीज़ ये सब चीज़ें बंद कर दीजिए। उसके बाद जंगली अपने फादर के पास जाती है और कहती है मुझे माफ़ कर दीजिए फादर कि आप सबको ये देखना पड़ रहा है, इस समय मेरी कोई भी गलती नहीं थी, फिर भी प्रिंसेस वननिंग ने इतना बड़ा तमाशा क्रिएट कर दिया है। उसके बाद प्रिंसेस वननिंग को यहाँ पे जो जंगली के फादर होते हैं जन यूबोंग, वो कहते हैं प्रिंसेस अब आपका बहुत हो गया, अब आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे ना जो राजा होते हैं वो ऑर्डर देते हैं अपने सिपाहियों को कि प्रिंसेस वननिंग को उनके ना पैलेस में ले जाया जाए और वहाँ पे बंदी बना दिया जाए। मेरे इजाज़त के बिना उन्हें कहीं भी जाने की इजाज़त नहीं है, समझ गए ना। उसके बाद यहाँ पे जंगली जो होती है फाइनली अपनी जो है ना आइडेंटिटी उसे प्रूव कर देती है। उसके बाद वो शाओहोंग के साथ एक जगह जाती है जहाँ पर उसने जंगली को दफनाया होता है, और वहाँ पे अपना सारा सच बता देती है कि वही शू फंगफे है। शाओहोंग बोलता है कि मुझे पता है कि तुम शू फंगफे हो, पर तुमने जो कुछ सहा है उसके बाद तुमने कैसे अपने लिए स्टैंड लिया है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुमने अपने लिए स्टैंड लिया और तुम अपने लिए लड़ी। और यहीं हमारा जो एपिसोड है ख़त्म हो जाता है। थैंक यू वेरी वेरी मच। द डबल चाइनीज़ ड्रामा एपिसोड 28 में दिखाया जाता है शाओहोन अपने गार्ड्स को कह रहा होता है कि हमें इंपीरियल डिवाइनर को अपने रास्ते से हटाना होगा क्योंकि उसके जो बहुत सारे कारनामे वो बढ़ चुके हैं। और यही प्लान लेके जंगली भी आई होती है कि वो हेल्प करेगी शाओहोन की इंपीरियल डिवाइनर को हटाने के लिए। तब ये दोनों गार्ड्स को लगता है कि जंगली ने उनकी बातें सुन ली है, पर जंगली ने उनकी बातें नहीं सुनी थी। उसके भी माइंड में वही था जो कि शाओहोन के माइंड में था। तब शाओहोन ये सब कुछ सुनता है तो कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। जंगली कहती है कि मुझे एक मिमिक्री वाला चाहिए। शाओहोन कह देता है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए वो ढूंढ दूंगा। फिर वो वहाँ से जाने लगती है, तब यहाँ पे शाओहोन उसे रोकता है। वो कहता है तुम्हारा प्लान तो मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से है। जंगली कहती है कि तुम्हारा मुझ पे बहुत कुछ उधार है, पता नहीं मैं कब चुका पाऊंगी। शाओहोन कहता है तुम्हें चुकाने की ज़रूरत नहीं है, पर वो कहती है मैं ज़रूर चुकाऊंगी, अब बस वेट कीजिए, और वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पे शाओहोन कहता है हमारा जो प्लान है उसे हमें थोड़ा डाइवर्ट करना होगा, हम जंगली के प्लान के हिसाब से चलेंगे, वो जो करना चाहती है उसे करने दो, अब हम उसे सिर्फ सपोर्ट करेंगे। और आज मैं वैसे भी अच्छे मूड में हूँ तो आज से तुम्हारी सज़ा कम कर दी जाती है। यहाँ पे जी शुरेन जो होती है वो अपनी नौकरानी जिंदाई को कहती है सब कुछ ठीक हो चुका है ना, और वो पिल तैयार है जो हमें है ना रुयाओं के मुंह में रखनी है। तब यहाँ पे वो बोल रही होती है बस अब कल का जो प्लान है बस ऐसे ही स्मूथली चलना चाहिए। तब यहाँ पे अपनी नौकरानी से पूछती है कि तुम्हें भी लगता है कि मैं चेंज हो गई हूँ। तब उसकी नौकरानी कहती है मैं आपके साथ तब से हूँ जब से आप पैदा हुई है। हाँ,
आप बदल तो चुकी हैं, पर आप अपने फादर की तरह हो चुकी हैं, बिल्कुल सेल्फिश। पर आप जैसी भी हैं, मैं आपका ध्यान रखूँगी और हमेशा आपको प्रोटेक्ट करूँगी। मैं आपके साथ हमेशा रहूँगी, आप चिंता मत कीजिए। भले ही कुछ भी क्यों ना हो, मैं आपको अपनी जान देकर भी प्रोटेक्ट करूँगी। बस मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ। जी शुरैन बहुत ज़्यादा खुश होती है कि उसे एक बहुत ज़्यादा लॉयल मेड मिली है जो उसके साथ रहने को तैयार है। दूसरी तरफ यहाँ पे ना तोंगार जो होती है सुबह सुबह आती है और कहती है आपका जो प्लान था उस हिसाब से है ना शाओहन ने एक मेड को भेजा है जो कि है ना हमारी दूसरी मेड के साथ है, शाओबाई के साथ। उसके बाद जंगली तोंगार को कहती है कि तुम यहाँ पे बैठो और वो पूछती है कि ये जब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा उसके बाद तुम क्या करोगी। वो कहती है मुझे एक लग्जरियस लाइफ जीनी है। उसके बाद जंगली उसे एक बॉक्स देती है जिसमें एक है ना जेड पेंडेंट होता है। वो कहती है इससे तुम अपनी लग्जरियस लाइफ जी सकती हो और मैंने लुयांग में तुम्हारे लिए घर भी खरीद लिया है। तुम्हें जब शादी करनी हो, एक लाइफ जीनी हो तो मुझे बता देना, पर मैं ज़्यादा खुश होंगी कि तुम मेरे साथ रुको और मेरे साथ रहो। तो तोंगार जो होती है बहुत ज़्यादा खुश होती है कि उसे इतनी अच्छी बहन मिली है जो उसके साथ हमेशा रहेगी। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इम्पीरियल डिवाइनर आ चुका होता है। इम्पीरियल डिवाइनर जो होता है वो जी शुरैन से मिलता है और जंग युनबाई से मिलता है। अब यहाँ पे जंग युनबाई कहता है इम्पीरियल डिवाइनर प्लीज़ मेरी बेटी को जल्द से जल्द ठीक कर दो, मेरी बेटी ने ना अभी तक आंखें नहीं खोली है। इम्पीरियल डिवाइनर कहता है उसके अंदर एक एविल स्पिरिट का साया है जिसे हमें ख़त्म करना होगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे आज के आज ही ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद कोई वो मंत्र गाने लगता है दिखावे के लिए और उसके बाद उसके जो हमारी रुयाओ है उसके मुंह से एकदम से खून निकलता है, क्योंकि ये ना उसकी जो माँ है जी शुरैन उसने उसके मुंह में एक पिल डाली होती है जिसे लेते ही उसके मुंह से खून निकलने लगता है, जिससे कि सभी को लगे कि सच में रुयाओं के ऊपर एविल स्पिरिट का साया आ चुका है और वो सब डर जाते हैं। अब यहाँ पे इम्पीरियल डिवाइनर कहता है हमें इस एविल स्पिरिट को भगाना होगा और इसको भगाने के लिए आज रात ही मैं कोई क्रिया करूँगा जिससे कि रुयाओं के अंदर जो भी एविल स्पिरिट है वो भाग जाए और जितनी भी नेगेटिविटी है, जो भी नेगेटिव ऑरा है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। आप सब चिंता मत कीजिए, बस मेरे हाथ पे छोड़ दीजिए, मैं आज के आज ही रुयाओं को इस एविल स्पिरिट से मुक्त करा दूंगा। और यही हमारा जो एपिसोड है खत्म हो जाए। द डबल चाइनीज़ ड्रामा एपिसोड 29। एपिसोड 29 की शुरुआत में दिखाया जाता है कॉन्सर्ट ली जो होती है बहुत ज़्यादा चिल्ला रही होती है अपने फादर पे कि आज मेरी बहन की जो हालत है वो आपकी वजह से हुई है। आपने हम दोनों बहनों को एक ज़रिया बना लिया था पावर के लिए और आज देखो आज मेरी बहन की जो हालत हुई है आपकी वजह से हुई है। आपने कभी भी एक फ़ादर होने का फ़र्ज़ नहीं निभाया, बस अपने बारे में ही सोचा। तब यहाँ पे वो कहता है कि तुम अपने फादर को भूल गई हो, सारा ब्लेम मुझ पर डाल रही हो। तब यहाँ पे कॉन्सर्ट ली कहती है अब आपको मेरी बहन को बचाना होगा, अब आपको अपनी पोजीशन से रिज़ाइन करना होगा और यहाँ पे मैजेस्टी को कहना होगा कि आप अपनी पोजीशन छोड़ रहे हो और आप मॉन्क बनने के लिए तैयार हो। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है यहाँ पे जो ग्रैंडमा होती है अपने आप को ब्लेम कर रही होती है कि जंगली जो 10 साल जन्यू हॉल में रही उसने ना कभी नहीं सोचा था कि वो जो जी शुरैन है वो ये सब कर देगी। उसने इतनी सारी प्लॉटिंग की और इस ग्रैंडमा को कोई भी भनक नहीं थी इसके बारे में, इसलिए वो अपने आप को ब्लेम कर रही होती है कि उसने अपनी फैमिली को अच्छे से संभाला नहीं। उसकी जो फर्स्ट वाइफ थी, जंग फैमिली की जो फर्स्ट लेडी थी, उनकी भी उसने रक्षा नहीं की, इसलिए वो सब अपने आप को ब्लेम कर रही होती है। दूसरी तरफ यहाँ पे जंगली आती है और कहती है कि मुझे अपनी मॉम से मिलना है, अपनी स्टेप मदर से मिलना है। ग्रैंड माँ क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? तब वो कहती है हाँ तुम उनसे मिल सकती हो, 1 घंटे बाद तुम उनसे मिल लेना। उसके बाद ग्रैंड माँ जो होती है जंगली को रोकती है और कहती है मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, तुमने 10 साल जन्यू हॉल में कैसे काटे होंगे मैं उसको इमेजिन भी नहीं कर सकती, मुझे माफ़ कर दो बेटा। जंगली कहती है ग्रैंड माँ अपने आप को ब्लेम मत करो, मैं अब किसी को ब्लेम नहीं करना चाहती, जो हुआ सो हो गया। उसके बाद यहाँ पे ना एक मैसेंजर आता है कॉन्सर्ट ली का और कहता है कि ये ना जो कॉन्सर्ट ली के फादर ने अपनी पोजीशन से रिज़ाइन कर दिया है, इसलिए जी शुरैन की जो सज़ा है उसको कम कर दिया जाए, क्योंकि अब है ना उसकी जो सज़ा है वो उसका फादर भुगतेगा। जंगली जब ये सब कुछ सुनती है तो उसे बुरा लगता है और कहती है कि मुझे जी शुरैन से मिलना है, मैं वहाँ से उससे मिलने के लिए जा रही हूँ। तब ग्रैंडमा जो है वो कहती है कि उसे जाने दो। दूसरी तरफ कॉन्सर्ट ली को ये पता लगता है कि उसकी जो मांग थी उसे पूरी कर दी गया है। अब यहाँ पे जी शुरैन जो होती है वो एक कमरे में बंद होती है, उसे बुरे बुरे सपने याद आ रहे होते हैं कि कैसे उसने ना जंगली की मॉम को, उसकी जो लव है और उसने बहुत सारे लोगों के साथ जो बुरा किया है उन सब की आत्मा जो है उसे सता रही होती है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि अब वो क्या करे। तभी यहाँ पे जंगली आ जाती है। जंगली कहती है
आज देखो तुम उस जगह खड़ी हो जहाँ मैं खड़ी थी। तुमने बहुत कुछ बुरा किया है, तुमने मेरी माँ का मर्डर किया है। तब वो कहती है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तब वो बताते कि आंट हू ने उसे सब कुछ बता दिया है कि तुमने कैसे मेरे जन्म के बाद मेरी मॉम की जो है ना दवाइयाँ चल रही थी उसके अंदर तुमने कुछ है ना मिला दिया, जिसकी वजह से मेरी मॉम की जो हालत है वो सुधरने की बजाय बिगड़ गई और 6 महीने की में उनकी डेथ हो गई। तुमने यही नहीं मुझे जन्यू हॉल भेजा, कैसे मेरी हालत को बद से बदतर कर दिया। तब वो ये भी बताती है कि मैं जंगली नहीं हूँ, तुमने असली जंगली की जान भी ले ली है। जब जी शिवरेन को ये पता लगता है कि जो उसके सामने खड़ी है वो जंगली नहीं बल्कि कोई और है, तो उसे और बड़ा धक्का लगता है कि ये सब क्या हो रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, बस उसको अपने पाप याद आ रहे होते हैं कि उसने कितने सारे लोगों के साथ बहुत बुरा किया है। सिर्फ अपने सेल्फिश होने के कारण, अपनी चीज़ों को पूरा करने के कारण उसने सबकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया। तब यहाँ पे जंगली उसे आईना दिखा रही होती है कि तुमने कितना बुरा किया है, अब तुम्हें इन सब पाप का प्रायश्चित करना होगा। जी शिवरेन कहती नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरी फैमिली मुझे बचा लेगी। पर जंगली कहती है फैमिली तो तुम्हें बचा लेगी, पर बाकी लोगों का क्या जिनका तुमने घर उजाड़ दिया है, बताओ जी शिवरेन बताओ। वो कहती है मुझे फोर्स किया गया था, मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी। जंगली कहती है जी शिवरेन को कि तुम्हारे पास चॉइस नहीं थी, 10 साल थे तुम्हारे पास, अगर तुम कोशिश करती तो आज जंगली जिंदा होती। बहुत सारे जो लोग हैं जो तुम्हारी वजह से अपनी लाइफ खो चुके हैं वो भी आज जिंदा होते हैं। जंगली रो रही होती है और यही एपिसोड खत्म होता है। द डबल चाइनीज़ ड्रामा एपिसोड 31। एपिसोड 31 की शुरुआत में दिखाया जाता है जंगली के पास एक लेटर आता है शन यूरोंग का इसके लिए। तब यहाँ पे जंगली सोचते चलो अब म्यूज़िक ब्यूरो में जाना ही है और योर मैजेस्टी के सामने परफॉर्मेंस देनी है, तो मुझे डरने की क्या बात है। और देखते हैं शन यूरोंग आगे आगे क्या करता है। कुछ ना कुछ तो वो प्लान कर ही रहा है, मुझे उसका पता लगाना ही होगा। अगले दिन वो म्यूज़िक ब्यूरो जाती है। म्यूज़िक ब्यूरो में सभी लोग सोच रहे होते हैं कि ये लड़की तो कंपटीशन जीती थी, उसे म्यूज़िक ब्यूरो क्यों भेजा गया है। उसके बाद जंगली आ जाती है और सभी लोगों से मिलती है। उसके बाद वो चिन जो है म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट उसे हाथ लगाने ही जाने वाली होती है कि तभी एक लड़की बोलती है कि उसे हाथ मत लगाइए, वो मिसेस शाओ का चिन है, इसे हाथ लगाने के लिए तुम्हें केपेबल बनना होगा। तब वो कहती है कि मेरी इतनी बेइज्जती कर रही हो तुम जानती भी हो मैं ग्रेट चांसलर की बेटी हूँ जंगली। तभी यहाँ पे वो कहती है मुझे मिसेस शाओ से मिलना है। तब यहाँ पे लड़की कहती है मिसेस शाओ भी यहाँ पे नहीं है। तभी यहाँ पे दोनों बहस कर ही रही होती हैं कि तभी मिस शाओ यहाँ पे आ जाती हैं। मिस शाओ कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप ग्रेट चांसलर की बेटी जंगली हो और तुम कंपटीशन जीती भी हो, पर तुम्हें ये याद रखना होगा भले ही तुम कंपटीशन जीती हो पर तुम्हें अपनी स्किल्स वापस से यहाँ पे दिखानी होगी, हमारा विश्वास जीतना होगा, क्योंकि म्यूज़िक ब्यूरो में जिसे भी अपनी जगह बनानी है उससे अपनी स्किल्स को दिखाना होगा। अभी तुम इन कॉमन लोगों जैसी ही हो, तो तुम्हें अपनी स्किल्स दिखाओ और उसके बाद तुम्हें अपनी पोजीशन मिल जाएगी। जंगली कहते ठीक है मुझे ये चैलेंज एक्सेप्टेड है। मिसेस शाओ कहती ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जंगली जो होती है सभी और लोगों के साथ मिलकर मिस शाओ के साथ मिलकर एक म्यूज़िक की ना एक राइम बना रही होती है। पर जंगली अभी नई नई आई होती है और सभी लोगों ने बहुत प्रैक्टिस कर रखी होती है, तो जंगली के लिए बहुत मुश्किल हो रहा होता है मिसेस शाओ के साथ एकदम कदम से कदम मिलाना, मतलब कि उनकी ताल से ताल मिला पाना। फिर भी वो बहुत ट्राई कर रही होती है, पर गलती से उसकी एक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट की जो स्ट्रिंग होती है वो टूट जाती है और उस पर सभी लोग गुस्सा करने लगते हैं। तब मिसेस शाओ कहती है कि आज के लिए ये क्लास यहीं ख़त्म की जाती है क्योंकि जंगली के जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट की स्ट्रिंग टूट चुकी है। जंगली कहती है मैम अब क्लास मत रोकिए, मेरी वजह से क्लास मत रोकिए, मैं जानती हूँ मेरी वजह से क्लास डिस्टर्ब हुई है, आप सभी की जो है ना लेसन है उसे पूरा कर दीजिए, मैं अकेली जाकर किसी कमरे में प्रैक्टिस कर लूँगी। वैसे भी मैं ग्रेट चांसलर की बेटी हूँ पर मुझे कोई भी प्रिविलेजेस नहीं चाहिए। तब मिसेस शाओ कहती ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा, और वो अपना चिन लेकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद उसे एक रूम मिलता है जिसमें वो अकेली प्रैक्टिस कर रही होती है बहुत ही ज़्यादा मन लगाकर। जब वो प्रैक्टिस कर रही होती है तभी वहाँ पर मिसेस शाओ आ जाती है। वो कहती है प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होगा, तुम जानती हो ना कि मैजेस्टी के सामने परफॉर्मेंस देनी है और अगर तुमने मुझे निराश किया तो तुम बहुत पछताओगी। तो यहाँ पे जंगली कहती है आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको पछताने नहीं दूंगी, मैं आपको निराश नहीं करूँगी। मिसेस शाओ कहती है यही उम्मीद है तुमसे, मुझे निराश मत करना। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शाहन जो होता है वो बैठा होता है, तभी उसका जो एक है ना साथी होता है गार्ड वन जी, उसके मुंह में से ना पॉइजन निकल रहा होता है।
तभी वहाँ पे जोयू आती है और कहती है कि तुमने अपने गार्ड को मेरे पीछे भेजा था, अब इस गधे को क्या करूँ, मेरे पीछे पीछे तो आया ज़रूर पर इसे एक स्नेक ने काट लिया। तब यहाँ पे वो कहती है अगर तुम्हें इसका एंटीडोट चाहिए तो तुम्हें सबसे पहले मुझे तुम्हारी 10 साल पुरानी वाली वाइन देनी पड़ेगी। शाओन कहता है ठीक है, जल्दी से एंटीडोट दो। वो एंटीडोट देता है और है ना, जैसे ही उसे एंटीडोट मिलता है वो फटाफट उसे कमरे में ले जाता है उसका इलाज करने के लिए। और ये एपिसोड खत्म। डबल चाइनीज़ ड्रामा एपिसोड 30। एपिसोड 30 में दिखाया जाता है ये शिवजी जो होता है भागा भागा जाता है शाहोन के पास और कहता है कि जोयू पे किसी ने हमला कर दिया। जोयू पे है ना कोई है ना ब्लैक कलर का एक गार्ड होता है जिसने हमला कर दिया होता है। उसे जैसे ही होश आता है वो फिर से जोयू पे हमला करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पे शाहोन आ जाता है। शाहोन जो होता है वो जोयू को बचा ले लेता है और मैजिस्ट्रेट शू को भी बचा लेता है। उसके बाद ये जो ब्लैक कलर का जो गार्ड होता है जिसने ये ना कॉस्ट्यूम पहन रखा होता है वो एकदम से है ना जैसे शाहोन को देखता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। शाहोन बोलता है कि गार्ड्स इसे पकड़ लो। तभी ये जो है ना ये गार्ड होता है ये एकदम से कोई ना बॉल निकालता है जिससे कि धुआं निकलता है और वो है ना मौका देख के ही वहाँ से भाग जाता है। शाहोन बहुत ज़्यादा चिंता में होता है, अपने गार्ड्स को बोलता है जाओ उसे लेके जाओ। दूसरी तरफ वो जोयू को कमरे में ले जाता है जिससे कि उसका इलाज हो पाए। दूसरी तरफ जेंगली को ये सब कुछ पता लगता है, भागी भागी जाती है और पूछती है येशी से हुआ क्या है। वो बताता है कि जोयू पे हमला कर दिया गया है और तुम्हारे फादर पे भी। तुम्हारे फादर को है ना शाहोन की रेसिडेंस घर लेके गया है जिससे कि उनको प्रोटेक्शन अच्छे से मिल सके। तब यहाँ पे जेंगली बोलती है कि जोयू कैसी है। वो कहता है अभी उसकी हालत अच्छी नहीं है, तुम्हें वहाँ पे जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे है ना जेंगली कहती है तुम भी अपना ध्यान रखना, ठीक है, तुम्हें भी चोट लगी होगी ना। तो यहाँ पे येशी जी कहता है कि मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। उसके बाद जंगली जो होती है वो रही है तो जंगली कहती है हाँ हाँ अलायंस के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही और तुम्हें उसकी फ़िक्र भी हो रही है, मैं सब समझ रही हूँ, तुम इतना ज़्यादा सोचो मत, मैं कोई भी है ना डबल मीनिंग या फिर कुछ। वो कहती है कि अब से मैं जोयू से हर दिन मिलने आऊँगी उसकी देखभाल करने के लिए, भाई अलायंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे शाहोन कहता है तुम हर दिन आओगी मेरे घर। तो कहती है हाँ। तो शाहोन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो कहती है चलो चलो अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, अपना ध्यान रखना। दूसरी तरफ शाहोन जो होता है वंजी और लोजी को दोनों को ऑर्डर देता है कि पूरी सिटी में ना पेट्रोल करवाओ और देखो कि वो चूलन कहाँ भागा है और कहाँ छुपा है। पूरी सिटी को बंद कर दिया गया होता है। तभी वहाँ पे वंजी शाहोन को बोलता है कि वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है मेरे माय लॉर्ड। तो शाहोन कहता है ढूंढो उसे, मुझे चूलन किसी भी हालत में चाहिए। दूसरी तरफ शन्यूरोंग जो होता है वो अपने सारे ना डिसाइपल्स यानी ना उसके शिष्यों को बोलता है कि कौन मिस जंगली के साथ उनका कंपेटिटर बनेगा या उनके साथ कंप्लाइंस बनाकर मैजेस्टी के सामने परफॉर्मेंस देगा। उनका एक भी जो शिष्य होता है वो हाथ ऊपर नहीं करता, कोई भी वॉलंटियर करने को मानता नहीं है, सब नीचे है ना सर करके सो रहे होते हैं और मुंह छुपा रहे होते हैं। तो शन्यूरोंग कहता है अगर कोई भी सामने से आगे होके नहीं आ रहा है तो देख लेना, मैं खुद नाम लूँगा। दूसरी तरफ सब यहाँ पे प्लानिंग बना रहे होते हैं कि कैसे वो बच सके। तभी वो यहाँ पे बोलते हैं कि शन्यूरोंग खुद क्यों नहीं चला जाता पार्टिसिपेट करने के लिए। तब एक लड़का बोलता है कि शन्यूरोंग इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि ये जो है ना जंगली ये उनकी फर्स्ट वाइफ से उसकी शक्ल मिलती है, शायद इसी की वजह से जा नहीं रहा होगा। तभी यहाँ पे सभी लोग हंसने लग जाते हैं और बातें बना रहे होते हैं। तभी शन्यूरोंग की बहन आ जाती है और उनकी बहन को देखकर सभी लोग अपना मुंह बंद कर लेते हैं और खाने की तारीफ करने लगते हैं और बहुत मुंह में पता नहीं बहुत सारा खाना ठूस लेते हैं जिससे कि शन्यूरोंग की बहन को कोई शक ना हो कि उसके भाई के बारे में वो कुछ बोल रहे हैं। और यही हमारा जो एपिसोड है ख़त्म हो जाता है। डबल चाइनीज़ ड्रामा एपिसोड 32। एपिसोड 32 में दिखाया जाता है कि शाहोन समझा रहा होता है जेंगली को कि तुम कभी भी अपनी लाइफ सेक्रीफाइस मत करना, तुम्हें अपना भी ध्यान रखना है। अगर कभी तुम्हें मेरे लिए भी अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करना पड़े तो तुम फिर भी नहीं करोगी, समझ गई ना। जेंगली कहती है जैसा तुम कहो, मैं समझ चुकी हूँ जो तुम कहना चाह रहे हो। शाहोन कहता है कि अब मुझे जाना होगा, मुझे कुछ काम है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। जैसे शाहोन वहाँ से चला जाता है जोयू ये सब बातें सुन रही होती है। शाहोन के जाने के बाद जोयू सोचती है कि अब उसे बाहर निकल जाना चाहिए। जोयू बाहर निकलती है और उसके बाद जेंगली को कहती है कि तुम्हारे पापा अच्छी तरह से रिकवर हो रहे हैं, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। तब जेंगली कहती है आप मुझसे कुछ दिनों से मिल नहीं रही थी, फाइनली मैं आपसे मिल पाई हूँ, थैंक यू मेरे फादर की जान बचाने के लिए।
जाती है। तब यहाँ पे जोयू कहती है कि इतनी थैंक यू की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वो कहती है जंगली कि अगर तुम्हें कभी भी मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो मुझे बोल देना। तब यहाँ पे जोयू कहती है तुम अगर मेरी सच में हेल्प करना चाहती हो तो तुम्हारे पास जो इंसान है उसकी अच्छे से देखभाल करो, उसे चेरिश करो, बस यही मेरे लिए काफ़ी होगा। और वो वहाँ से चली जाती है। जंगली को समझ नहीं आता पर कहीं ना कहीं उसे हिंट मिल जाती है कि जोयू शाओन को पसंद करती है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जोयू कहती है शाओन को कि वो बेल कहाँ है जो मैंने तुम्हें दी थी। तो कहता है कि उस बेल का मैं क्या करता, ये तो लड़कियों के सामान है, तो मैंने किसी और को दे दी। तब जोयू जो होती है बहुत ज़्यादा परेशान दिखती है और उसके बाद अपने कैरेज में चली जाती है और बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। उसके बाद जो कैरेज में बैठी होती है तो बहुत ज़्यादा दुखी दिख रही होती है। तब उसका भाई कहता है जोयू क्या हुआ है, तो मुझे सच बताओ, कहीं तुम शाओन को पसंद तो नहीं करती हो? बताओ, अगर ऐसा कुछ है तो तुम चिंता मत करो, मैं राजा को बोलकर अभी मैरिज प्रपोजल के लिए बात करूँगा और तुम्हारी शादी शाओन से करवाऊँगा। तब यहाँ पे जोयू कहती है भैया ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ये कुछ चीज़ें कभी भी फोर्स नहीं की जा सकती, और अगर वो मुझे सच में पसंद करता होता तो वो आपके मैरिज प्रपोजल का वेट ही नहीं करता, वो खुद ही मेरा हाथ मांग लेता। पर प्लीज़ अब ये सब चीज़ें करने का कोई मतलब नहीं रह गया है। वैसे भी अब हम यहाँ से चले जाएंगे अलायंस बनाकर, तो प्लीज़ आप ये सारी बातें करना बंद कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे शन रेसिडेंस जो होता है पूरी तरह से क्लीन हो रहा होता है, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं आ रहे होते हैं, उसमें से जंगली ल्यूशु भी होती है। तभी यहाँ पे एक लिस्ट आती है कि कौन कौन से स्टूडेंट आने वाले हैं। तभी शन रेसिडेंस की जो है ना मुखिया होती है वो सब देख लेती है और उसके बाद शन यूरोंग के पास जाती है और कहती है तुम्हें पता है तुम्हारी पत्नी एल्डेस्ट प्रिंसेस वन निंग की ना जो है ना इतने समय से बंद है ना उससे कमरे में, अब उसका ख़त्म होने वाला है टेन्योर, और तुम कह रहे हो कि तुम जंगली को यहाँ पे पढ़ने के लिए बुलाने वाले हो, उसे मना कर दो। तो शन यूरोंग कहता है जैसा आप कहे माँ, मैं उसे यहाँ नहीं आने दूँगा। आपको प्यास लगी होगी ना, मैं आपके लिए एक कप पानी लाता हूँ। पानी के बहाने जाकर वहाँ पे ना एक कप पानी में कुछ मिला देता है जिससे कि उसकी मॉम को बिल्कुल साइलेंट कर सके। उसके बाद वो कप पानी देता है और कहता है मॉम पी लीजिए। जैसे ही शन की जो मुखिया होती है वो पीती है पानी, वो एकदम से वहाँ पे बेहोश हो जाती है, उसे चक्कर आने लगते हैं और वहीं पे है ना धराशायी हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे है ना वो उसे एक बेड पर लेटा देता है। तभी यहाँ पे है ना शन यूरोंग की बहन आती है और कहती है मेरी माँ कहाँ है। तो शन यूरोंग कहता है माँ को ठंड लग गई थी इसलिए मैंने उसे कुछ दवाई दी है और वो वहाँ पे सो रही है। वो कहती है चलो मैं अपनी माँ से मिल के आती हूँ। शन यूरोंग कहता है कि उसकी माँ, हमारी जो माँ है उनको रेस्ट करने दो, तुम जाओ तैयार हो जाओ, तुम्हें वेलकम भी करना होगा सारे गेस्ट का। फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, सभी गेस्ट धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे है ना जंगली का भी है ना कैरेज आता है जहाँ से जंगली निकलती है। फिर यहाँ पे शन यूरोंग को प्रणाम करती है और उसके बाद उसकी बहन को भी। उसके बाद वो कहती है चलो अंदर चलें। उसके बाद शन यूरोंग भी अंदर चला जाता है। फिर यहाँ पे बहुत बड़ा डिनर का प्लान हुआ होता है, सभी लोग इकट्ठा होते हैं, एक दूसरे को चीयर्स कर रहे होते हैं, टोस्ट कर रहे होते हैं कि थैंक यू मिस्टर शन हमें यहाँ बुलाने के लिए। यहाँ पे येशिजी भी होता है, ल्योशु भी होती है, लेजी भी होता है, सब वो यहाँ पे आ चुके होते हैं। उसके बाद यहाँ पे जंगली जो होती है वो अचानक से उठकर वहाँ से चली जाती है अपने कमरे की तरफ और यहीं हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। थैंक यू। द डबल चाइनीज़ ड्रामा एपिसोड 33। एपिसोड 33 में दिखाया जाता है कि एल्डेस्ट प्रिंसेस वन निंग जो होती है वो जंगली को एक कमरे में ले जा रही होती है, एक ही बहुत खुफिया जगह। तब जंगली कहती है कि तुम कहाँ ले जा रही हो मुझे। तो वन निंग कहते हैं चिंता मत करो, तुम्हें मारने के लिए नहीं ले जा रही, बस थोड़ा इंतज़ार करो, तुम्हें कोई। फिर यहाँ पे शुजाओ जो है वो कहता है कि मैं इसे नहीं जानता। तब वन निंग कहती है कि तुम जानो या ना जानो, ये तुम्हारी बहन है, तुम और उसके भाई हो, और अभी भी अगर तुम्हें इसका टेस्ट करवाना है कि ये शू फंगफे नहीं है तो अभी देख लेते हैं। उसके बाद वन निंग जो होती है वो यहाँ पे एक चाकू लेती है और यहाँ पे शुजाओ के ना शोल्डर पे मार देती है और कहती है बताओ तुम इसके भाई हो या तुम इसकी बहन हो। तभी यहाँ पे वन निंग को देखकर जंगली ज़ोर से चिल्लाती है और कहती है रुक जाओ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए मुझसे, तुम जो कहोगी मैं करने को तैयार हूँ, पर प्लीज़ मेरे भाई को छोड़ दो, प्लीज़ मेरे भाई को छोड़ दो। तब यहाँ पे है ना जंगली को देखकर वन निंग कहती ठीक है छोड़ दूँगी, अब मैं चाहती हूँ कि तुमने जो इल्ज़ाम लगाया शन यूरोंग पे वो सारे मिटा दो, अपनी स्टेटमेंट वापस ले दो, तो तुम्हें शुजाओ मिल जाएगा, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं इसे यहीं पे मार दूँगी, क्योंकि मैं इसका करूँगी भी क्या,
बताओ तुम्हें मंजूर है। तब यहाँ पे जंगली कहती है कि अगर हम यहाँ पे म्यूचुअल डिसीजन ले रहे हैं और हम दोनों के बीच में एक्सचेंज हो रहा है तो मेरी भी एक शर्त है कि जब तक कि टेस्टिमोनी पूरी नहीं हो जाती तुम मेरे भाई को हाथ तक नहीं लगाओगी, और अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो ये म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन होगा, उसमें फिर तुम जान सकती हो कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। समझ गई ना। तो यह वन निंग कहती ज़रूर, अपने भाई से मिल लो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। उसके बाद है ना, जैसे ही जंगली अपने भाई को देखती है, इतना ज़्यादा हर जगह उसके चोट लगी होती है, उसे गले लगाती है, रोने लग जाती है कि फाइनली मेरा भाई ठीक है। वो अपने भाई को देख के बहुत ज़्यादा खुश भी होती है। उसके बाद वन निंग जो होती है वो जंगली को बाहर तक छोड़ के आती है और यहाँ पे है ना जंगली के फादर को बताती है कि हम दोनों बहनों ने कुछ बातें की, वैसे है ना मुझे बहुत अच्छा लगा जंगली से मिलकर। उसके बाद वन निंग चली जाती है बोल कर कि अगली बार ज़रूर आना। उसके बाद उसके फादर पूछते हैं जंगली के कि क्या हुआ, तुम दोनों ने क्या बात की। तो जंगली बताती है पिताजी हमने कुछ बात ज़्यादा कुछ नहीं की, हम दोनों के बीच में जो गिले शिप्पे थे वो हमने हटा दिए, बहुत सारी गलत फहमियाँ थी उन्हें दूर किया, और वन निंग प्रिंसेस जो है बहुत ज़्यादा अच्छी है। और उसके बाद हमारा एपिसोड जो होता है यहीं ख़त्म हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। द डबल चाइनीज़ ड्रामा एपिसोड 34। एपिसोड 34 में दिखाया जाता है कॉन्सर्ट लिए अपना काम कर रही होती है, तभी उसकी नौकरानी आती है। नौकरानी कहती है आपके लिए एक लेटर आया है सेक्रेटेरिएट डायरेक्टर की तरफ से। तभी वो कहते हैं उस लेटर को वापस भेज दो, मुझे ये लेटर नहीं देखना, उसने मेरी बहन के साथ जो किया वो बहुत बुरा है। पर यहाँ पर वो नौकरानी कहती है आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि वो मिसेस जंग से रिलेटेड है। जैसे ही कॉन्सर्ट ली मिसेस जंग का नाम सुनती है वो फटाफट है ना वो लेटर उठाती है और कहती है जल्दी दो मुझे। उसके बाद उस लेटर में ये लिखा होता है कि तुम्हारी जो बहन है उसे है ना अलग घर में शिफ्ट कर दिया गया है, अगर तुम अपनी बहन को देखना चाहती हो तो जल्दी आ जाओ। फिर वो उस जगह पहुंच जाती है, वो देखती है कि उसकी बहन पागल हो चुकी होती है, उसे कुछ भी याद नहीं होता, बच्चों की तरह बिहेव कर रही होती है, फूलों के साथ खेल रही होती है। और जैसे ही वो अपनी बहन को देखती है वो कहती है दीदी दीदी आपको क्या हो गया है। तब यहाँ पे है ना शूरन जो है वो बिल्कुल बच्ची की तरह बन चुकी होती है और वो कह रही होती है दीदी कॉन्सर्ट ली को कह रही होती है कि आप कितनी सुंदर हैं, एक फ़ूल लोगी। अपनी बहन को इस हालत में देखकर वो बहुत ज़्यादा टूट जाती है कि उसकी बहन की क्या हालत हो गई है। उसके बाद वो अपने जीजू को पूछती है कि मेरी बहन की हालत ऐसे क्यों हुई है और आपने उन्हें इस जगह क्यों लाए हो। तब ग्रैंड चांसलर बताते हैं कि अगर वो मेरे पूर्वजों के मंदिर में रहती तो इतना उसको कुछ फ़ायदा नहीं होता। मैं इसे एक नई जगह लेके आया हूँ जहाँ उसकी मनपसंद चीज़ें हैं, वो फूल है जो उसे पसंद है, उसे खुली हवा में रहना पसंद है, ज़्यादा लोग पसंद नहीं है, ये सब कुछ। उसके बाद वो कहता है कि मेरी बेटी तुमसे मिलना चाहती है। जंगली को फिर वो बुलाते हैं और कहते हैं जंगली तुम यहाँ पे कॉन्सर्ट ली से मिलना चाहती थी ना, लो मिल लो, ये आ चुकी है। और वो ये भी बोलते हैं कॉन्सर्ट ली को कि मेरी बेटी को आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है, अगर आप उनसे बात कर लेंगी तो बहुत ही अच्छा होगा। तब यहाँ पे कॉन्सर्ट ली देखती है कि जंगली वहाँ पे आ रही होती है। उसके बाद जंगली कहती है योर हाइनेस प्लीज़ चलिए मेरे साथ। उसके बाद यहाँ पे ना जो हाइनेस होती है वो कहती है कि तुमने बहुत ही अच्छा प्लान बनाया, मेरी बहन की क्या हालत करती है। जंगली कहती है जो भी हालत हुई है आपकी बहन की वो उनके करतूतों की वजह से हुई है, मेरी वजह से नहीं। और आप जो कर रही हैं ना वो भी गलत है। आपने मेरी और शनियोरों की मैरिज तय कर दी है जिसे मैं ना ऑब्जेक्ट नहीं कर सकती। पर मुझे इतना ज़रूर पता है कि आपका प्लान नहीं है बल्कि प्रिंसेस वन निंग का प्लान है। आप भी प्रिंसेस वन निंग की ना एक पपेट बन के रह गई हैं जो आपको नचा रही है और आप नाच रही हैं। मैं जानती हूँ कि उसने आपको डरा के रखा है, पर मैं जितना जानती हूँ कि आपकी एक अलग ही पर्सनालिटी है, पर आप उससे दब के रह रही है। तो अगर आप मेरे साथ काम करेंगी तो शायद आपको उनसे डरना ना पड़े और आपकी खुद की एक अलग पर्सनालिटी बाहर आए। तब यहाँ पे कॉन्सर्ट ली कहती है कि तुम मेरे साथ हाथ मिलाना चाहती हो अपनी दुश्मन के साथ। तो यहाँ पे जंगली कहती है क्यों नहीं, अगर इसमें मेरा फ़ायदा है तो क्यों नहीं, और इसमें आपका भी फ़ायदा है और आपकी बहन का भी। अगर आप मेरे साथ हाथ मिला लेंगी तो आप जानती हैं ना कि हम कितने सारे जो ऑब्स्टिकल्स हैं उसे पार कर सकते हैं। आपका भी फ़ायदा और मेरा भी फ़ायदा। तो इस बार में सोच लीजिए, आगे बहुत काम आने वाला है। उसके बाद कॉन्सर्ट ली सोचती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद यहाँ पे ग्रैंड चांसलर आते हैं और कहते हैं मेरी बेटी ने आपको ऑफेंड तो नहीं किया। तो कहती है इतना कुछ नहीं किया है, बस मैं चाहती हूँ मेरी बहन का ध्यान रखिए। मैं आपको इस बात के लिए तो कभी माफ़ नहीं करूँगी आपने मेरी बहन के साथ जो किया, पर मैं जानती हूँ मेरी बहन की भी गलती थी, पर अब आपको मेरी बहन का ध्यान रखना होगा, समझ गए ना। वो ये सब कुछ बोलकर ये भी कहती है कि तुम्हारी जो बेटी है वो साधारण नहीं है, कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तो ग्रैंड चांसलर कहते हैं है किसकी बेटी। उसके बाद यहाँ पे कॉन्सर्ट ली कहती है कि मेरी बहन का ध्यान रखना और वहाँ से चली जाती है और एपिसोड ख़त्म हो
द डबल चाइनीज़ ड्रामा एपिसोड 35। एपिसोड 35 में दिखाया जाता है कि यहाँ पे जंगली का जो भाई होता है उसके पैरों में लगी होती है, तब जंगली उसे सपोर्ट दे रही होती है। तभी ये जो उसका भाई होता है जंगली का, वो शाहोन को कहता है ब्रदर इन लॉ। उसके बाद जंगली शर्माने लगती है। फिर यहाँ पे जंगली का जो भाई होता है वो उन दोनों को देख के कहता है, इतना मुझसे छुपाओ मत, सब कुछ विजिबल है। एक तो आपने मेरी इतनी मदद करी, मुझे कपड़े दिए, रहने के लिए घर दिया, खाना दिया, और मेरी इतनी परवाह कर रहे हो, तो मैं इतना स्मार्ट तो हुई कि मुझे पता लग जाएगा कि ये सब मेरा कोई सगाई करेगा, यानी मेरा जीजू ही करेगा, यानी मेरा ब्रदर इन लॉ। उसके बाद यहाँ पे शाहोन बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसे सपोर्ट देने लगता है। और है ना, शाहोन जंगली को कहता है, मुझे तुमसे कुछ काम है, पर मैं तुम्हारे भाई को छोड़ने के बाद तुमसे जो काम है उसके लिए आऊँगा। जंगली शर्माने लगती है। उसके बाद वो देखते हैं कि शाहोन जो होता है वो एकदम से उसके भाई के साथ गिर जाता है। अचानक से उनके ना मतलब चल रहे थे तो पत्थर बीच में आ जाता है और जंगली उन्हें देखती रह जाती है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे प्रिंसेस वनिंग जो होती है बहुत ज़्यादा बीमार होती है। फिर वो एकदम से उठती है और अपनी नौकरानी को बुलाती है। वो कहती है, किस चीज़ की बदबू है, आई मीन किस चीज़ का धुआं है। तब उसकी नौकरानी कहती है, तो आपकी फेवरेट इंसेंस है ना जैस्मीन, उसका धुआं है। उसके बाद उसकी नौकरानी कहती है, आप जल्दी से तैयार हो जाइए, अभी यहाँ पे डॉक्टर आते ही होंगे, इम्पीरियल फिजिशियन, आपको देखने के लिए। समझ गई ना प्रिंसेस? तो यहाँ पे वो कहती है, ठीक है मैं तैयार होती हूँ। उसके बाद यहाँ पे डॉक्टर आने ही वाला होता है, पर यहाँ पे प्रिंसेस वन्नी की हालत बहुत ख़राब हो चुकी होती है। उसके बाद डॉक्टर उनका चेकअप करता है और वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, उसके माथे से पसीना आने लगता है। वनिंग कहती है, क्या हुआ इम्पीरियल फिजिशियन, बता क्यों नहीं रहे? तब वो कहता है कि प्लीज़ आप किसी और डॉक्टर को ढूंढ लीजिए, क्योंकि मैं आपका इलाज नहीं कर पाऊँगा। उसके बाद वनिंग कहती है, ऐसा क्या हुआ है, अगर तुमने नहीं बताया तो तुम्हारी हालत तो मैं वैसे भी ख़राब कर दूँगी। फिर डॉक्टर बताता है, आप प्रेग्नेंट हैं, क्योंकि आपका मेंस्ट्रुएशन पीरियड नहीं आया होगा ना इस महीने। तब यहाँ पे वनिंग सोचने लगती है, हाँ नहीं आया है, कहीं वो सच में तो प्रेग्नेंट नहीं है। तो वो सोच में पड़ जाती है और उसके बाद वो डॉक्टर से पूछती है, तुमने ही कहा था ना कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती जब मैं दाई कंट्री से लौट कर आई थी। तो वो कहता है, हाँ मैंने ही कहा था, पर पता नहीं ये अचानक से मिरेकल कैसे हो गया, ये चमत्कार कैसे हो गया कि आप प्रेग्नेंट हो गई हैं। तब यहाँ पे ना वनिंग जो होती है वो कहती है, अगर मैं चाहूँ इस बच्चे को गिराना तो क्या मैं फिर से बच्चा कर सकती हूँ? तब यहाँ पे डॉक्टर कहता है, ये पॉसिबल नहीं है, शायद आप इस बार अनलक्की भी हो सकती हैं, क्योंकि मान लीजिए अगर आपने बच्चा गिरा दिया और दूसरी बार आपके बच्चा नहीं हुआ तो आप इस बात के लिए मुझे ही ब्लेम करेंगी, इसलिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप ऐसा ना सोचें। अब यहाँ पे वनिंग जो होती है बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाती है और ऊपर से उसे डॉक्टर पे भी गुस्सा आ रहा होता है। अब डॉक्टर कहता है, मुझे यहाँ से चलना चाहिए, पर यहाँ पे वनिंग कहती है, आपने इतनी बड़ी बात बताई है, मुझे गुड न्यूज़ दी है, भला मैं आपको तोहफ़ा दिए बिना कैसे जाने दे सकती हूँ इम्पीरियल फिजिशियन। उसके बाद उसकी जो स्माइल देखकर जो डॉक्टर होता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसके बाद माफ़ी मांगने लगता है, प्रिंसेस मुझे माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। पर प्रिंसेस वो तो किसी का ना सुने। उसके बाद वो अपने गार्ड्स को बुलाती है और कहती है, ले जाओ इस डॉक्टर को और इसको साइलेंस कर दो। और ये भी कहती है कि तुम्हें तुम्हारे किए का फल मिल चुका है। उसके बाद यहाँ पे गार्ड्स आते हैं और उस डॉक्टर को घसीट कर ले जाते हैं। उस बेचारे की क्या ही फॉल्ट था। अब यहाँ पे वनिंग टेंशन में आ जाती है कि आखिरकार उसे करना क्या है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, ये सारा प्लान जंगली का होता है। यहाँ शाहोन उसे इन्फॉर्मेशन देता है कि डॉक्टर आया था, चेकअप किया और बता दिया वो प्रेग्नेंट है। फिर वो पूछता है, तुमने कैसे किया? तो बताती जोयू का एक जहर था जो उसने अपने ऊपर भी ट्राई किया और प्रिंसेस वनिंग को तभी दिया जब इसके अच्छे रिजल्ट्स निकले। तब यहाँ पे शाहोन उसकी पल्स चेक करता है, कहता है, तुम भी प्रेग्नेंट हो? वो कहती, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, ये जोयू के जहर का कमाल है। और यही हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। द डबल चाइनीज़ ड्रामा एपिसोड 36। एपिसोड 36 में दिखाया जाता है कि शन्युरोंग जो होता है वो यहाँ पे एक पेंटिंग बना रहा होता है। अभी हमें वो पेंटिंग नहीं दिखाई जाती, पर वो जिस तरह से पेंटिंग बना रहा होता है बहुत ज़्यादा खुश होता है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, यहाँ एल्डेस्ट प्रिंसेस की शादी हो रही होती है, वो भी दूक लीक से। और यहाँ पे सभी लोग बातें बना रहे होते कि ना ये जो प्रिंसेस वनिंग है ना, इनके पेट में कोई नाजायज़ बच्चा है, जिसके कारण जो इम्पीरियल फैमिली है वो उनकी शादी जल्दी से जल्दी दूक ली से कराने की कोशिश कर रही है। मैंने सुना है कि ये बच्चा दूक ली का नहीं है, फिर भी इम्पीरियल फैमिली कवर अप करने के लिए उनसे शादी करा रही है। मुझे तो लगता है कि इस प्रिंसेस ने कुछ ना कुछ कारनामा किए ही हैं, इसलिए वो जल्दी से जल्दी शादी कर रही है। ये ना अफवाह फैली जा रही है। उसके बाद यहाँ पे ना जो प्रिंसेस होती है सारे रिचुअल्स
रिचुअल्स फॉलो करती है और दूकली उससे शादी कर रही होती है। दूकली को लगता है कि सच में प्रिंसेस उनसे शादी करना चाहती है, इसलिए वो सारे रिचुअल्स फॉलो कर रही होती है। तो खुश भी हो जाता है कि फाइनली मेरी जो वाइफ होगी वो एक प्रिंसेस होगी। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, पर उसे क्या पता था ये तो है ना सिर्फ एक सन्नाटा है, अभी तो तूफान आना बाकी है। उसके फादर भी बहुत ज़्यादा खुश होता है कि फाइनली प्रिंसेस उनकी है ना बहू बन चुकी होती है। दूसरी तरफ शनिरों की पेंटिंग पूरी हो जाती है और वो पेंटिंग होती है एक ट्रैप, एक जाल की, जो कि प्रिंसेस ने रचा होता है। फाइनली शनिरोंग उस ट्रैप से बच चुका होता है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, अब प्रिंसेस अपने वेडिंग चैम्बर में होती है, तभी वहाँ पे दूकली आता है। उसके बाद उन्हें देखता है और उसके बाद प्रिंसेस जो है नाटक करने लगती है, हाय मेरे प्रिंस कॉन्सर्ट। तो दूकली खुश हो जाता है। उसके बाद वो जैसे ही बेड के ऊपर जाने लगता है वो कहती है मैं थक गई हूँ, मेरा सर चकरा रहा है। फिर अगर वो दूसरी साइड जाने लगता है तो भी कहती है मैं थक गई हूँ। तो उसे समझ आ जाता है कि प्रिंसेस नहीं चाहती कि वो उसके साथ नाइट स्पेंड करे। उसके बाद यहाँ पे एक नौकरानी कहती है प्रिंसेस और प्रिंस कॉन्सर्ट आपको वेडिंग वाइन पीनी होगी, ये हमारा रिचुअल है। उसके बाद यहाँ पे प्रिंस कॉन्सर्ट ली जो होता है वो वेडिंग वाइन ले लेता है और एक कप जो होता है वो प्रिंसेस को देता है। प्रिंसेस कहती है चलिए पीते हैं, पर जैसे ही कॉन्सर्ट मतलब कि ना ये प्रिंस कॉन्सर्ट पीने जा रहा होता है, वो अचानक से वो डोरी खींच देती है और वाइन प्रिंस कॉन्सर्ट ली पे गिर जाती है। उसके बाद वो फिर से ना उन्हें गुस्सा आ जाता है कि क्या कर रही है प्रिंसेस, और वो वाइन फेंक देते हैं। और जैसे ही वाइन फेंकते हैं यहाँ पे हमारी ना प्रिंसेस को गुस्सा आ जाता है और ज़ोर से चांटा मार देती है अपने हस्बैंड को और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये वाइन फेंकने की, भूलो मत मैं प्रिंसेस हूँ, तुम्हारी लाइफ को है ना मैं हेल बना सकती हूँ, नर्क। उसके बाद अपनी नौकरानी को कहती है मैं थक गई हूँ, मेरे प्रिंस कॉन्सर्ट को यहाँ से जाने के लिए बोलो। अब यहाँ पे प्रिंस कॉन्सर्ट ली को रोना आ जाता है कि आज उनकी इतना अच्छा दिन था, मतलब कि आज उनकी शादी का दिन था, फिर भी उन्हें रोना पड़ रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पे प्रिंसेस जो होती है उनकी आंखों में भी आंसू आ रहे होते हैं क्योंकि वो शनियोरोंग से प्यार करती है, लव करती है, पर उनको शादी जो है इस प्रिंस कॉन्सर्ट ली से करनी पड़ गई है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। दूसरी तरफ शनियोरोंग जो होता है अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे लंच कर रहा होता है, वो इतना ज़्यादा खुश होता है कि उसकी खुशी उसके चेहरे पे दिख रही होती है। तब यहाँ पे शनियोरोंग की माँ अपनी बेटी को कहती है कि क्या हुआ है तुम्हारे भाई को। उसके बाद शनियोरोंग कहता है माँ खाना खा लीजिए, बातें मत कीजिए। उसके बाद शनियोरोंग की माँ कहती है अब तुम्हारा प्लान क्या है, क्या तुम अभी भी प्रिंसेस के प्रिंस कॉन्सर्ट बनने को तैयार हो। तब यहाँ पे शनियोरोंग कहता है ये तो सिर्फ एक टाइटल है, मुझे कोई शौक़ नहीं इस टाइटल का। और वो कहता है अपनी माँ को कि खाने के टाइम बातें नहीं करते, इसलिए प्लीज़ खाना खा लीजिए। दूसरी तरफ यहाँ पे जंगली अपने भाई के पास आती है और कहती है अब तो तुम ठीक हो ना। तो उसका भाई कहता है दीदी मैं ठीक हूँ, अब हर दिन मेरे पास आकर मेरी देखभाल करना बंद कीजिए। तब वो कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं तुम्हें आऊँगी देखूँगी और तब तक देखती आऊँगी जब तक कि तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते। उसके बाद उसका भाई बताता है कि दीदी मुझे पता है हुआशंग जाना है जब मैं ठीक हो जाऊँगा, और उसके बाद मुझे चोंगजे से मिलने भी जाना है। पता नहीं वो कैसी होगी, उसने अपना उधार चुकाया होगा या नहीं होगा, पर असलियत में आपको और मुझे पता है कि चोंगजा की डेथ हो चुकी है। पर यहाँ पे ना जंगली ये नहीं बताती उसके भाई को कि तुम्हारे लवर की डेथ हो चुकी है, भले वो सदमा सह पाए या ना। और ये हमारा एपिसोड द डबल चाइनीज़ ड्रामा एपिसोड 37। एपिसोड 37 में दिखाया जाता है कि कमांडर जंग के पास शूजी आता है और कहता है आपने जैसे कहा था हमारा प्लान उसी हिसाब से जा रहा है। तो कमांडर जंग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि तुम्हें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम फेस करना पड़ा, तुम चिंता मत करो, जैसे ही मेरा प्लान सक्सेसफुल होगा मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी लग्जरियस लाइफ दूंगा। तो शूजी कहता है आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके हमेशा साथ रहूँगा। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे जो दूकली होता है वो यहाँ पे आता है और कहता है फादर आपने मुझे बुलाया। तो कहते हैं कि एल्डेस्ट प्रिंसेस तुम्हें हर जगह ढूंढ रही है। तब दूकली कहता है कि वो मुझे क्यों ढूंढ रही है, यहाँ पे डॉक्टर्स वगैरह सब है ना। तब उसके फादर कहते हैं अगर एल्डेस्ट प्रिंसेस और उसके बच्चे को कुछ हुआ तो हमारी पूरी फैमिली को मार दिया जा सकता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, दूकली जो होता है वो प्रिंसेस के पास जाता है और कहता है मैंने सुना आप मुझे ढूंढ रही थी। तब प्रिंसेस कहते हैं कि मैंने तुम्हें सुबह से नहीं देखा, कहाँ गए थे तुम, मेरी सेवा कौन करेगा। तो दूकली कहता है यहाँ पे इतनी सारी नौकरानियाँ हैं, डॉक्टर्स हैं, फिर आपको मेरी ज़रूरत। तो कहता है कि बताइए। तो प्रिंसेस कहती है मुझे तुम चाहिए, तुम मेरी सेवा करोगे, मैंने तुमसे शादी करी है, तुम हो मेरे प्रिंस कॉन्सर्ट। उसके बाद वो अपनी नौकरानी को कहती है जाओ एक बकेट लेके आओ और मेरे हस्बैंड को दो, ये मेरे लिए पानी भर के लाएगा और उसके बाद मेरे पैर धोएगा। आज देखूँ तो मेरे हस्बैंड को कितने अच्छे से मेरे पैर धोता है।
फिर यहाँ पे उसके लिए बकेट ली जाती है। तब यहाँ पे वो है ना उस बकेट को लेने से मना कर देता है। तब प्रिंसेस कहती है अगर तुमने मेरे पैर नहीं धोए तो मैं तुम्हारे फादर ली जोंगनान को बुलाऊंगी, फिर वो मेरे पैर धोएगा। तब वो कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद जाके आपके पैर धोऊंगा, मैं अभी पानी भर के लाता हूँ। यहाँ पे प्रिंसेस जो होती है वो अपने ही हस्बैंड को इतना ज़्यादा ह्यूमिलेट करती है, इतनी बेइज्जती करती है जिससे कि वो अपना एंटरटेनमेंट कर सके। अब यहाँ पे ना वो सोच रही होती है कि इस दूकली को तो मैं सिखाऊंगी कि कैसे मेरे इशारों पे नाचना है। पहले मैं इसको सिखाऊंगी और फिर देखना ये मेरे इशारों पे नाचेगा। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे जंगली जो होती है वो अपने भाई के पास आती है, पर वो देखती है कि इतने सारे गार्ड्स आ चुके होते हैं दूक सू की रेसिडेंस में। तो वो सोच रही होती है कि हुआ क्या है। तब उसका भाई बताता है कि यहाँ पे है ना मैजेस्टी की और दूक सू की शायद कोई कॉन्वर्सेशन हुई है जिसके कारण उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया गया है, लोगों को ये दिखाने के लिए कि उन दोनों के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट आ गया है। ये सारी बातें वो जंगली को बताता है। फिर जंगली कहती है कि मुझे ना थोड़ी ना फिक्र हो रही है दूक सू की, इसलिए मुझे उनके पास जाना चाहिए। तो जो फूड वो अपने भाई के लिए लाई होती है वो सारा पैक कर लेती है और वहाँ से चली जाती है। उसका भाई कहता है मैंने तो एक कुछ चखा भी नहीं। फिर यहाँ पे वो पहुँच जाती है और उन गार्ड्स को कहती है कि मैं दूक सू के लिए खाना लाई हूँ, तो क्या मैं अंदर जा सकती हूँ। फिर गार्ड्स हाँ बोल देते हैं। फिर वो दूक सू के पास चली जाती है फूड लेके। तब यहाँ पे बोलती है दूक सू को कि मैंने सुना कि आपको नज़रबंद कर दिया गया है एक कमरे में। तो कहता है और क्या ही होगा मेरे साथ। फिर वैसे है ना मुझे तो पता है तुम इतनी स्मार्ट हो, तुम्हें पता लग ही गया होगा कि मैं यहाँ पे नाटक कर रहा हूँ इस मैजेस्टी के साथ मिलकर। जंगली कहती हाँ वो तो मुझे पता है, पर मुझे ये बताओ कि तुम कब तक नज़रबंद रहोगे। वो बताता है 2 दिन तक। तो कहती है अच्छा ठीक है, मुझे जो जाना था मैंने जान लिया, अब मैं यहाँ से चलती हूँ। ये खाना मैं अपने भाई के लिए लाई थी। तो कहता है मुझे लगा तुम मेरे लिए लाई हो, लगता है मुझे गलत फहमी हो गई कि तुम मेरी परवाह करती हो। तो जंगली कहती है हाँ मैं तुम्हारी परवाह करती हूँ, तुमने गलत नहीं सोचा, मैं तुमसे ही मिलने आई थी क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। उसके बाद शू फंगफे चिल्लाता दूक सू थक जाता है और यहीं हमारा जो एपिसोड है ख़त्म हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। चाइनीज़ ड्रामा एपिसोड 38 में दिखाया जाता है शन यूरोंग अपनी मॉम के पास और अपनी बहन के पास जाता है और कहता है अपना सामान बांध लीजिए, मैं आपको होम टाउन छोड़ के आ रहा हूँ। तो उसकी माँ पूछती है ऐसा क्या हो गया कि तुम मुझे होम टाउन भेज रहे हो, तुम्हें पता है ना वहाँ पे कितनी गरीबी है, हम अब कितना सफ़र करेंगे। तो वो बोलता है कि अगर आप कैपिटल रुकी तो आप जितना सफ़र करने वाली है आप सोच भी नहीं सकती। तब यहाँ पे उसकी मॉम की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो कहती है अपनी बेटी को कि फटाफट अपना सामान पैक करो, क्योंकि उसे अपने बेटे की आंखों में दिख गया होता है कि ये ना वो बहुत ज़्यादा टेंस लग रहा है, मतलब कि कोई प्रॉब्लम आने वाली है। वो फटाफट अपनी बेटी का हाथ पकड़ती है, सामान बांधने लग जाती है। दूसरी तरफ शन यूरोंग के पास एक कबूतर के द्वारा लेटर आता है। उस लेटर को देखकर ही शन यूरोंग बहुत ज़्यादा टेंस हो जाता है। पता नहीं किसका लेटर होता है, हमें अभी बताया नहीं गया होता है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे महाराज जो होते हैं शाओहंग के साथ और यहाँ पे चांसलर के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं। उन्हें ये पता लगता है कि लॉर्ड चंग ने रिबेल कर दिया है, मतलब कि वो राजा के ख़िलाफ़ जाकर वहाँ पे मतलब कैपिटल के बाहर बहुत सारी मार्च कर रहे हैं, मतलब कि वहाँ पे सोल्जर जो हो रहे थे वो राउंड ले रहे होते हैं। ये एक अंदेशा होता है कि वो वहाँ पे रिबेल करने वाले हैं, मतलब कि राजा की जो आर्मी है उन्हीं के खिलाफ़ लड़ने वाली है। तो राजा बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं कि उसकी हिम्मत कैसे ये सब करने की, मेरे ही खिलाफ़ मेरी ही आर्मी को खड़ा कर रहा है, अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। पर शाओहंग कहता है महाराज आपको भी धैर्य रखना होगा, क्योंकि अगर हमने एक भी गलत कदम उठाया तो बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है। अब यहाँ पे 5 दिन बीत जाते हैं। यहाँ पे एक सेरेमनी होने वाली थी, सैक्रिफिशियल सेरेमनी, उसकी तैयारी हो रही होती है। यहाँ पे गेशी जी जो होता है अदर ऑफिशियल्स के साथ मिलकर ये सारी तैयारी कर रहा होता है और उन्हें कहता है कि अगर आप नहीं होते तो ये सब काम नहीं हो पाता, आप सबकी मदद से ही ये जो सेरेमनी की तैयारी है बहुत टाइम पे और बहुत अच्छे तरीके से हो गई है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, लॉर्ड चंग के पास एक सिपाही आता है और कहता है आपने जिन्हें बुलाया था वो आ चुके हैं। एक काले भेस में कोई आया होता है जो लॉर्ड चंग को प्रणाम करता है। उसके बाद यहाँ पे सभी लोग चले जाते हैं, सारे गार्ड्स। उसके बाद ये काले भेस में जो होता है इंसान वो अपना है ना पर्दा हटाता है और वो और कोई नहीं शन यूरोंग होता है। इसे देखकर थोड़ा शौक तो लगेगा ही, क्योंकि ये जो है प्रिंसेस के साथ और इस लॉर्ड चंग के साथ मिला हुआ होता है। अब यहाँ पे लॉर्ड चंग कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ आपसे, तभी मैं देखूँ कि एल्डेस्ट प्रिंसेस वन निंग आप पे इतना ज़्यादा फॉन्डेड क्यों है, क्योंकि अब मुझे पता लगा क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, आपने जिस तरह से प्लान बनाए वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आपसे। तब यहाँ पे शन यूरोंग कहता है
अगर मैं एक प्लान बताऊं जिससे कि और ज़्यादा आप कामयाब हो जाएंगे तो आप इसे करेंगे। वो कहता है कि प्रिंसेस वन निंग को मार दिया जाए जिससे कि, और इसका हम इल्ज़ाम जो है महाराज पे लगा देंगे। पर लॉर्ड चंग कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, प्रिंसेस के खिलाफ मैं नहीं जाऊँगा। तब शन यूरोंग कहता है एक बार सोच लो, तुम बहुत फ़ायदे में रहोगे। तब यहाँ पे लॉर्ड चंग अपना दिमाग लगाता है और कहता है मैं तुम्हारे प्लान को एग्जीक्यूट तो नहीं कर सकता पर दिखावा कर सकता हूँ। हम एक ऐसा दिखावा करेंगे कि है ना जो हमारी वन निंग प्रिंसेस है वो मर चुकी है, मतलब कि उनकी है ना मरने का नाटक करेंगे जिससे कि वैसा ही प्लान होगा जैसे तुम बता रहे हो, पर इस प्लान में प्रिंसेस वन निंग मरेगी नहीं। शन यूरोंग कहता है दिमाग तो बहुत है आप में, चलो ठीक है आप जैसा चाहें। और यही एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक यू। द डबल चाइनीज़ ड्रामा एपिसोड 39 दिखाया जाता है कि लॉर्ड चंग जो है प्रिंसेस वन निंग के पास आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा प्लान जो है उसी हिसाब से जा रहा है जैसा हमने डिसाइड किया था, पर याद रखना कि जंगली को कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अगर उसे कुछ हुआ तो याद रखना कि शाओहंग जो है उसकी पकड़ हम खो देंगे, क्योंकि ये एक ही लड़की है जो शाओहंग की वीकनेस है, हमें इसे अच्छे से रखना होगा। इसलिए प्लीज़ अपने बदले को थोड़ा साइड में रखो जब तक कि शाओहंग से हम जो मांग रहे हो पूरा नहीं हो जाता। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है शाओहंग जो है लोजी और वंजी के साथ कुछ डिस्कस कर रहा होता है योर मैजेस्टी की है ना जो सिक्योरिटी उसके बारे में। ये बता रहा होता है कि ना कैसे उनकी सिक्योरिटी करनी है, कितने गार्ड्स रखने हैं, सब कुछ। तभी यहाँ पे एक ना गार्ड भागा भागा आता है और कहता है मैं आपको बताना चाहता हूँ दूक्सू कि आपकी जो वाइफ है होने वाली जंगली, उसको है ना किडनैप कर लिया गया है। मैं उसका अच्छे से ध्यान रख रहा था पर पता नहीं कुछ लोग आए और मेरे को मारने लगे और जंगली को उठाकर ले गए। शाओहंग का दिमाग ख़राब हो जाता है कि उसकी होने वाली वाइफ को कोई ले गया है, इसलिए वो कहता है कि मैं अकेला जाऊँगा। सब लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं कि ये जाल भी हो सकता है आपके लिए, आपको नहीं जाना चाहिए। तब यहाँ पे शाओहंग कहता है मैं जाऊँगा। तभी वहाँ पे ग्रेट शाओ सीनियर शाओ आ जाते हैं और कहते हैं तुम नहीं जा सकते पर मैं तो जा सकता हूँ, मैं बचा कर लाऊंगा अपनी डॉटर इन लॉ को। तब यहाँ पे शाओहंग कहता है नहीं मैं जाऊँगा, आप नहीं जा सकते। पर शाओ सीनियर कहता है मैं ही जाऊँगा, तुम चिंता मत करो, मैं सही सलामत उसे लेकर आऊँगा, विश्वास रखो। और वो चले जाते हैं। दूसरी तरफ वन निंग जो होती है वो ये देखती है कि एक नौकरानी आती है और कहती है कि आपके लिए शन यूरोंग ने कुछ भिजवाया है, एक सूप, जिससे कि आपकी कंडीशन में और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तब वन निंग कहती है ओहो उसको मेरी फ़िक्र हो रही है। वो बहुत ज़्यादा खुश भी होती है कि शन यूरोंग उसका रिलेशन अच्छा हो रहा है तो उसे पीने लग जाती है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जंगली जो होती है वो एक प्रिजन में बंद होती है। तब यहाँ पे उसे शन यूरोंग मिलने आता है। वो कहता है जंगली मेरे साथ चलो, और उसे पहली बार उसके असली नाम शू फंगफे से बुलाता है। तब जंगली कहती है कि आखिरकार तुमने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ही ली, आओ। तो मुझे लग रहा है कि तुम यहाँ पे आए भी हो इसलिए कि मुझे मारने के लिए, एक बार तो मार चुके हो। तब यहाँ पे शन यूरोंग कहता है कि मैं अपनी गलती का पछतावा है मुझे फोर्स किया था वन निंग ने, वरना मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला था। पर जंगली उसे माफ़ नहीं करती है। वो कहती है अगर तुम्हें मुझे अपने साथ ले जाना ही है तो मैं चाहती हूँ तुम मुझे अपने घर ले जाओ जहाँ तुम मुझे शादी करके लाए थे। वहाँ पर मेरी बहुत सारी यादें हैं, मुझे वहाँ जाना है। अगर ले जा सको तो मैं तुम्हारे साथ चलना चाहूँगी, वरना मैं नहीं चलूँगी। तो शन यूरोंग कहता है जैसा तुम कहो, बस मेरे साथ चलो। तब यहाँ पे जंगली यानी शू फंगफे मान जाती है कि मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, पर मुझे वहीं जाना है। शन यूरोंग कहता है जैसा तुम कहो, मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ। उसके बाद जैसे ही वो जाने लगती है शन यूरोंग पीछे से एक ना रुमाल लेता है और उसका मुँह बांधने लगता है और उसे वहीं पर बेहोश कर देता है, क्योंकि उस रुमाल पर कुछ मिला हुआ होता है। और उसे कहता है शू फंगफे मुझे माफ़ करना, ये आखिरी बार है जब मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ तुम्हारे अच्छे के लिए। दूसरी तरफ वन निंग जैसे ही वो सूप पीती है उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही होती है। वो कहती है शन यूरोंग अभी तक आया क्यों नहीं और इस सूप में क्या मिला था। उसे सब समझ आ जाता है कि ना शन यूरोंग ने उसे ना मारने की कोशिश की है। वो अपनी नौकरानी को कहती है जाओ एंटीडोट पिल लेके आओ। दूसरी तरफ शन यूरोंग जो होता है वो यहाँ पे जंगली को लेके जा रहा होता है प्रिजन से बाहर। तभी वन निंग आ जाती है और वो कहती है कि तुम मुझे मारकर इसे बचाना चाहते हो, मैंने तुम्हें इतना प्यार दिया, तुम्हारी इतनी देखभाल करी, तुम्हें अपने से ज़्यादा चाहा, फिर क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा। तब यहाँ पे वो जंगली को एक साइड बैठा कर कहता है हाँ तुमने मुझे हर चीज़ दी,
पर तुमने कभी मुझसे पूछा कि मुझे क्या चाहिए? तुमने मुझसे मेरी खुशी, मेरी हैप्पीनेस सब कुछ छीन लिया, मुझे हर चीज़ करने के लिए फ़ोर्स कर दिया। मुझे कभी भी मैं ऐसा नहीं था, तुमने मुझे ऐसा बनाया है। मैंने कभी नहीं चाहता कि मैं तुम्हें धोखा दूँ। तुम्हें शुरुआत से पता था कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, फिर भी तुमने मुझे फ़ोर्स किया मेरी फैमिली के ख़िलाफ़ जाने के लिए, मेरी फ़र्स्ट वाइफ यानी शू फंगफे के ख़िलाफ़ जाने के लिए। उसके बाद वन निंग कहते अच्छा। उसके बाद वो अपने बालों से हेयर पिन निकालती है और कहती है ये हेयर पिन तुमने मुझे दी थी, अब मैं तुम्हें लौटा रही हूँ। तब यहाँ पे जंगली जो होती है वो देख रही होती है ये सब कुछ, उसे थोड़ा बहुत दिख रहा होता है। अब यहाँ पे वो देखती है कि वन निंग जो होती है उस हेयर पिन को निकालती है और यहीं पे शन यूरोंग मौका देकर उसी हेयर पिन से वन निंग को मार देता है। उसके पेट में 2 बार उसी पिन से मारता है। तब वन निंग कहती है मैं भले ही मर जाऊँगी पर मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी नर्क में। और यही हमारा जो एपिसोड है ख़त्म हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। द डबल चाइनीज़ ड्रामा एपिसोड 40। एपिसोड के लास्ट में दिखाया जाता है कि शाओहोंग पे ना बहुत सारी आर्मी ने उसको घेर लिया होता है, पूरी चारों तरफ से वो सराउंडेड होता है। और यहाँ पे शन यूरोंग चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होता है देखा तुम्हें सब अकेला छोड़ गए। तभी एक आवाज़ आती है कि किसने कहा कि शाओहोंग अकेला है, मैं हूँ उसके साथ। तभी शन यूरोंग अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि रुक जाओ, तीर मत चलाना। तब वहाँ पे जंगली यानी शू फंगफे आ गई होती है और कहती है मैं तुम्हें अकेला कभी नहीं छोड़ूंगी। और यहाँ पे चिल्ला के बोलती है अगर इस किंगडम के लिए मुझे अपनी जान देनी भी पड़ गई तो मुझे कोई पछतावा नहीं है। शन यूरोंग तीर चलाओ और फिर से मुझे एक बार मार दो। शाओहोंग देखता है कि उसकी होने वाली वाइफ कितनी ज़्यादा बोल्ड है, उसे किसी चीज़ का डर नहीं। तब यहाँ पे शन यूरोंग चिल्ला के बताता है कि शू फंगफे तुम गलत कर रही हो, मैंने भी इस किंगडम के लिए बहुत कुछ किया है पर किसी ने याद रखा कि मैंने इस किंगडम के लिए कितना कुछ सेक्रीफाइस किया है, किसी ने कुछ याद नहीं रखा। तब यहाँ पे है ना फंगफे चिल्लाती है शू फंगफे कि तुम्हारी भी चीज़ें याद रखी जाएगी पर तुमने जो किया है बहुत ज़्यादा गलत किया है। तुमने जो गलत रास्ते पे चले गए, गलत लोगों का साथ दिया और आज तुम मेरे खिलाफ़ जा रहे हो। फिर वो चिल्ला चिल्ला के कहती है कि सेक्रीफाइस सभी के याद है, जितने लोगों ने ना लड़ाई लड़ी है उन सभी के नाम याद है। शाओ मिंग हैन, हुआंग जीचू, जितने भी सोल्जर्स हैं उन सब के नाम याद है। ली लीजिंग सबके नाम ले रही होती है। और जब ये सोल्जर्स ये सब नाम सुनते हैं तो हैरान रह जाते हैं कि इस लड़की को ये सब नाम कैसे पता। इवन जो यहाँ पे ना जो कमांडर होता है यंग चिंग, उसकी भी आंखों में आंसू आ जाता है क्योंकि है तो उसी के दोस्त ना। तभी वहाँ पे जोयो आ जाती है अपनी आर्मी के साथ, ये ग्रेट जाओ की आर्मी होती है। उसके बाद यहाँ पे यंगचिंग को ऑर्डर देता है शन यूरोंग कि तुम्हें मेरी बात माननी होगी, तीर चलाओ। पर यहाँ पे यंगचिंग नहीं सुनता। उसके बाद शन यूरोंग कहता है कि भले ही तुमने इन लोगों को मैनिपुलेट कर लिया हो पर ये लोग मेरी ही बात सुनेंगे क्योंकि लोवंग आर्मी को ऑर्डर देने के लिए ये तालिस्मान चाहिए, फिश तालिस्मान, और ये मेरे पास है। अगर ये मेरे पास है तो ये लोंगवो आर्मी मेरी ही बात सुनेगी। तभी यहाँ पे है ना जो शू फंगफे होती है वो तीर निकालती है और कहती है अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ये तीर छोड़ दूंगी। तो शन यूरोंग कहता है जो करना है कर लो। उसके बाद शाओहोंग भी ये सब कुछ देख रहा होता है। अभी आर्मी जो होती है वो सिर्फ शन यूरोंग का ऑर्डर फॉलो कर रही होती है। तब यहाँ पे ना शू फंगफे को याद आता है कि शाओहोंग ने उसे तीरबाजी सिखाई थी। उसके बाद वो जैसी तीर चलाती है तालिस्मान गिरता है, शन यूरोंग के हाथ में तीर चला जाता है। जो ये मौका देख के वो फिश तालिस्मान शाओहोंग के हाथ में दे देती है और उसके बाद लोंगवो आर्मी जिसके हाथ में भी वो फिश तालिस्मान होगा उसकी बात सुनेंगी। वो तालिस्मान उसके पास होता है। फिर शू फंगफे कहती है कि शाओहोंग जाओ और इस आर्मी को ऑर्डर दो और कहो कि शन यूरोंग और उस लॉर्ड चंग को मार दिया जाए। उसके बाद यहाँ पे शाओहोंग जो होता है वो सभी की तरफ देखता है और उसके बाद लोंगवो आर्मी को ऑर्डर देता है कि जाओ मेरे साथ चलो और आज हम जितने भी लोगों ने हमारे खिलाफ रिबेल किया है उन सबको मार देंगे। दूसरी तरफ शन यूरोंग अपने हाथों से वो तीर निकालता है। उसके बाद देखता है कि शू फंगफे उसके पास आई होती है। उसके बाद वो बताती है कि देखो आज तुम्हारे पास कोई नहीं है, तुम सभी लोगों से डरे। मैंने तुम्हें कहा था अगर तुम मुझे जाने के लिए कहते मैं चली जाती, पर तुमने गलत रास्ता अपनाया। तुम्हें सिर्फ लग्जरियस लाइफ चाहिए थी जो तुमने चूज़ करी है, अब भुगतो। उसके बाद वो ये सब कहकर वहाँ से चली जाती है। शन यूरोंग को अपने आप पर ही हंसी आ रही होती है। शू फंगफे तो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो यहाँ पे बांसुरी बजा रहा होता है और अपने कर्मों पर रो रहा होता है कि उसके पास इतनी अच्छी वाइफ थी पर उसने उसे भी खो दिया। उसके बाद वो उस वॉल से, कैपिटल की वॉल से कूद जाता है और उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है। शू फंगफे को ये पता नहीं लगता। अब यहाँ पे ना
शन्युरोंग तो मर चुका होता है पर लॉर्ड चंग अभी भी ज़िंदा होता है। अब जैसे यंगचिंग जाता है लॉर्ड चंग को मारने के लिए, लॉर्ड चंग जो होता है वो कॉन्सर्ट ली को अपने कब्ज़े में ले लेता है और कहता है अगर तुमने मुझे नहीं जाने दिया तो मैं इस कॉन्सर्ट ली को मार दूंगा। पर कॉन्सर्ट ली ने भी बहुत पाप किए होते हैं और वो प्रायश्चित करना चाहती थी, इसलिए वो कहती है कि शाओहंग मैजेस्टी को बोल देना कि ये सब मेरी गलती थी, ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है। उसके बाद लॉर्ड चंग के हाथों से ही वो जो तलवार होती है उसी से अपना गला काट लेती है। लॉर्ड चंग देखता है ये क्या हो गया। उसके बाद है ना शाओहंग जो है मौका देखकर ही लॉर्ड चंग को मार देता है, क्योंकि उसको फादर को मारने वाला, शाओ मिंगहेन को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि लॉर्ड चंग था। फिर ऐसे ही समय बीतता जाता है। महाराज जो होते हैं वो उन लोगों को रिवॉर्ड देते हैं जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए होते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे शन्युरोंग की फैमिली को बंदी बना लिया जाता है और उनके घर को सील कर दिया जाता है। शन्युरोंग ने जो जो पाप किए थे उसकी फैमिली को भुगतना पड़ रहा होता है। अब यहाँ पे सभी लोग ठीक हो चुके होते हैं, सभी अपनी फैमिली में खुश होते हैं। शाओहंग भी ये ना राजा को कहते हैं कि कैसे आपकी बहन ने ये सब कुछ किया। राजा की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी बहन को बहुत अच्छा सगा माना था पर उसकी बहन ने कभी उसका साथ नहीं दिया, उसे रोना आ रहा होता है। अब शाओहंग कहता है मुझे चलना चाहिए महाराज। महाराज कहते हैं थैंक यू सो मच, आज तुम्हारी वजह से ये किंगडम सलामत है, तुम्हारे जैसे जनरल की बहुत ज़रूरत है। दूसरी तरफ शू फंगफे के पास एक नौकरानी आती है और कहती है आपके पिताजी ठीक हो गए हैं। और जैसे ही अपने पिता को देखती है पहली बार वो कह रहे होते हैं कि बेटा। उसके बाद शू फंगफे की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। वो कहते बेटा उठो, कब से तरस गया था तुम्हारी ये शक्ल देखने के लिए। मुझे याद है कि तुमने मेरे लिए मेरी हर बात सुनी और मैंने भी तुम्हारी, मुझे याद है, हर चीज़ याद है तुम्हारी। वो फिर गलती की माफ़ी मांग रही होती है कि उसने शन्युरोंग को चुना। दूसरी तरफ यहाँ पे ना जो हमारी प्यारी सी जंगली होती है यानी शू फंगफे, वो शाओहंग को कहती है कि मुझे मेरा सोलमेट मिल गया है। शाओहंग को लगता है कोई और है, पर वो कहती है मेरा सोलमेट और कहीं नहीं बल्कि तुम हो। मतलब कि वो उसे हिंट दे रही होती है कि उसे शादी करना चाहती है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे शू फंगफे असली जंगली से मिलने के लिए आती है और उसे उसकी हेयरपिन वापस लौटा देती है। फिर यहाँ पे एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे असली जंगली शू फंगफे को फेस कर रही थी। शू फंगफे कहती है मैंने तुम्हें जो प्रॉमिस किया था वो निभाया, तुम समझ रही हो ना जो मैं कहना चाहती हूँ। उसके बाद उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। अब वो शाओहंग का हाथ पकड़ती है और कहती है अब बस इस लाइफ में बस तुम्हारी ज़रूरत है। उसके बाद यहाँ पे एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी शाओहंग और हमारी प्यारी सी जंगली यानी शू फंगफे की शादी हो जाती है। उसके बाद वो वेडिंग वाइन पीते हैं, फिर एक दूसरे को किस करते हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है, वो टाइम स्पेंड करते हैं। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती है, किसी ने हमला कर दिया होता है किंगडम पे, इसलिए शाओहंग को अपनी आर्मी के साथ जाना पड़ता है। हमारी शू फंगफे यानी हमारी प्यारी सी जंगली को ना चाहते हुए भी उसे विदा करना होता है स्माइल के साथ। कोई पता नहीं होता कि वो ज़िंदा आएगा भी या नहीं। दूसरी तरफ यहाँ पे ना शू फंगफे अपने पिता के पास आती है और कहती है कि पिताजी अब मुझे यहाँ से जाना होगा। ग्रैंड चांसलर कहते हैं तुम्हें पता है कोई चांसेस नहीं है कि तुम्हारा हस्बैंड वापस आएगा। तो वो कहती है अगर मेरा हस्बैंड वापस भी नहीं आया तो मैं अपने बाल खोलकर उसकी विधवा बनने को भी तैयार हूँ, पर मैं किसी और से शादी नहीं करूँगी। उसके फादर को पता नहीं ये सब बातें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उसकी बेटी इस ट्रॉमा में जिए कि उसका हस्बैंड आएगा भी या नहीं आएगा। पर यहाँ पे वो अपनी बेटी की खुशी में खुश रहने की कोशिश कर रहे थे, पर अचानक से उन्हें दिल का दौरा आता है और वहीं पे उनकी डेथ हो जाती है। अब यहाँ पे ना ग्रैंड चांसलर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही दुख में होते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे वो सभी लोगों को कहती है कि सब अपना ध्यान रखना। येशी जी को भी कहती है, दूसरी तरफ अपने ना भाई को भी कहती है जियांग जिंगरोए को कि तुम ल्योशू का ध्यान रखना। और हमारा यही एपिसोड ख़त्म हो जाता है। यहीं पे द डबल चाइनीज़ ड्रामा का एंड हो जाता है। ये एपिसोड लास्ट था। थैंक यू सो मच।